प्रणाम। राधे राधे। हमारे चैनल वैदिक अकल्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग राशियों पे चर्चा करेंगे, जिसमें से कि हम ये जानेंगे कि आपके लग्न में जो राशि है उसका आपके ऊपर कैसा असर पड़ता है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके लग्न में कौन सी राशि है। जब आपका जन्म हुआ था उस समय जो भी राशि आपके पूर्व में उदित हो रही थी वही आपकी लग्न राशि है। ये जानकारी जानने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालें। फिर पहली हाउस में जो भी प्लैनेट आता है उसे देखें। अगर वहां पर नंबर 1 लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपका चंद्र साइन भी मेष में है तो भी ये वीडियो आप पे लागू होगा। देखिए, ये आपका चार्ट होता है जिसमें से कि ये पहला घर है। उसमें यहाँ अगर 1 लिखा है तो आप मेष लग्न के हैं। तो अब ये कैसे जाने कि मेष लग्न वालों की क्या पर्सनैलिटी होती है। मेष लग्न के सिंबल्स को आप देखिए, उसमें एक मेढ़ा है जिसके कि बड़े बड़े दो दो सिंग है। मतलब अगर उससे कोई भी लड़ने जाए तो वो अपने सिंगों से, अपने चेहरे, अपने भारी भरकम पर्सनैलिटी से किसी को भी हरा देगा। इसका अर्थ है जो भी मेष लग्न वाले होते हैं बहुत ही हेड स्ट्रांग होते हैं। उनका चेहरे में एक अलग सी तेज होती है, स्ट्रॉन्ग सा उनका फेस होता है, उस पे एक अलग निशान भी हो सकता है। उनको देख करके ही कोई समझ जाएंगे कि इनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। इनके बोलने का तरीका ऐसा होता है जो चाहिए वो स्पष्ट बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, जिससे कि कई लोग इनसे दोस्ती नहीं भी करते क्योंकि उन्हें बुरा लग जाता है। ये उस तरीके के नहीं होंगे कि मन में कुछ और होगा, ऊपर कुछ और बोलेंगे, जो मन में आएगा मुंह पे बोल देंगे और बाद में ये सोचते हैं कि लोग हमसे क्यों नाराज हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनकी क्या गलती है। ओवरऑल मेष लग्न वालों से लोग थोड़े डरते भी हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही सीरियस सा नेचर रहता है और वो हमेशा लड़ने को भी तैयार रहते हैं क्योंकि मेष मंगल का राशि है। तो इनके अंदर फिजिकल एनर्जी बहुत होती है, एग्रेसिवनेस बहुत होती है। और अगर तीनों फायर साइन को हम देखें, जैसे कि मेष, सिंह या धनु, इस तीनों में सबसे ज्यादा जल्दी गुस्सा करने वाले मेष ही है। उससे थोड़ा कम सिंह में रहेगा और धनु का गुस्सा पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब जरूरत आए तो वो भी भड़क सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह होते हैं। और मेष वाले एक एक्टिव ज्वालामुखी की तरह होते हैं जो कभी भी फटते रहते हैं। इसलिए इन्हें अपने एनर्जी को सही तरफ यूटिलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया तो इन्हें बेकार का गुस्सा आता रहेगा, दूसरों से लड़ते रहेंगे। इसलिए इनके लाइफ में कोई ना कोई एम होना बहुत जरूरी है और उसके प्रति इन्हें अपना सारा एनर्जी लगाने की जरूरत है। पर ये लोग ऐसा ही काम करना पसंद करेंगे जो कि तुरंत हो सके। जैसे इन्होंने काम करना शुरू किया उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, शुरू किया इन्होंने काम करते ही तुरंत तुरंत रिजल्ट आना शुरू हो जाए, तभी जाकर के ये कर पाएंगे। अगर कोई भी ऐसा काम है जिसमें कि बहुत टाइम लगे, पेशेंस लगे, वेट करना पड़े, तो वैसा काम मेष के लिए नहीं है। उसके लिए सबसे बेस्ट तो वृषभ है क्योंकि उनके अंदर बहुत अधिक पेशेंस होता है। जिस इसी तरीके से अगर कोई गेम भी खेलना हो तो मेष वालों को ऐसा गेम पसंद होगा जो कि तुरंत तुरंत एनर्जी के साथ खेला जा सके। जैसे फुटबॉल होगा, उसमें पूरी एनर्जी लगती है तो वो इन्हें अच्छा लगेगा। फिर इन्हें शतरंज खेलने दे दे तो फिर ये उसे पसंद नहीं करेंगी क्योंकि उसमें बैठना है, सोचना है। उतना इन्हें अपना सोच करके टाइम वेस्ट, इन्हें ऐसा लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है। जिस तरीके से इनके मंगल के जो लॉर्ड है हनुमान जी, उसी का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो जब इन्हें संजीवनी बूटी लानी थी तब उन्हें जब ये समझ नहीं आया कि कौन सा पौधा संजीवनी का है, तब उन्होंने सोचने पे समय बर्बाद नहीं किया, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। उसी तरीके से ये लोग किसी भी चीज में अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, सीधे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस काम को तुरंत खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इन्हें चाहिए कि इस एनर्जी को एक सही तरीका मिले, सही डायरेक्शन मिले। तो अगर कोई ऐसा है जो इनके लाइफ में इन्हें सही गाइडेंस दे रहा है तो ये अपनी एनर्जी को सही तरफ ले जा सकते हैं और सही तरीके से यूटिलाइज करके कोई लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। बट अगर इन्हें सही गाइडेंस ना मिले तब ये एनर्जी को गलत तरीके से यूटिलाइज करके लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, इस तरीके की एक्टिविटी में भी पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरत है
कि इनकी एनर्जी को एक सही तरीके से ले जाया जाए, इनके लाइफ में कोई एम तैयार किया जाए या फिर ये खुद ही अपनी लाइफ में कोई एम बनाए, उसके प्रति अपना सारी एनर्जी को लगाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, ये कुछ बहुत बड़ा हासिल कर पाएंगे। और मेष राशि में सूर्य खुद उच्च के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता के अंदर डिसिप्लिन है, तो वो मंगल की एनर्जी को काबू कर सकते हैं, वो उसे सही तरफ लगाते हैं, सही डायरेक्शन में लगाते हैं, और फिर जो भी ये लोग करते हैं उसमें सक्सेस होने का चांस बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है। मेष के अंदर मैं की भावना अधिक होती है, क्योंकि ये पहली राशि है। जब इंसान का जन्म होता ही है तो वो अपने आप को पहचानता रहता है, इसीलिए ये लोग ज्यादा सोचेंगे। मैं इनके अंदर अहम भी होने का चांस रहता है। इसीलिए इनकी ऑपोजिट राशि जो इन्हें बैलेंस करती है वो लिब्रा है, जो कि खुद ही बैलेंस की राशि कही जाती है। वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में अधिक सोचती है और मेष राशि अपने बारे में अधिक सोचते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। मेष राशि वालों को आप कोई भी एडवाइस देंगे तो ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हें कोई भी एडवाइस बहुत ही प्यार से देना पड़ता है, ऐसे जैसे कि किसी मीठी चीनी की चाशनी में घोल करके इन्हें एडवाइस दे तब जा करके ये मानते हैं। इन्हें ऑर्डर्स तो बिल्कुल ना दे, ये ऑर्डर्स को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लाइफ में समझौते करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें चाहिए कि हर चीज सही तरीके से इनके अनुसार हो। इन्हें जो चाहिए वो उस चीज के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। भले ही मिलने के बाद इन्हें ऐसा फील हो कि इस चीज की उतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये अधिक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि कोई बात नहीं इसे छोड़ देते, वो इनका नेचर नहीं है। ये अपनी पूरी जान लगा के जो भी चाहिए उसे पाके रहते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग द्वितीय राशि यानी कि वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। अगर आपका चंद्र राशि या फिर आपका लग्न वृषभ है तब यह वीडियो आपके लिए है। तो कैसे जानेंगे कि आपका राशि वृषभ है या नहीं? इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का मदद ले सकते हैं, जैसे एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, कोई भी। उसमें अगर आपका मून साइन वृषभ या नंबर 2 आए तब भी ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आपके लग्न में, जैसे ये आपका लग्न है, यहाँ पे अगर नंबर 2 हो तब भी आप वृषभ हैं, तब आप वृषभ लग्न के हैं और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो कैसे होते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक? जैसे मेष की ऊर्जा की वजह से जीवन की शुरुआत होती है, फिर उस ऊर्जा को पहचानने के बाद जब आप वृषभ लग्न में पहुंचते हैं तब आप अपने आसपास को देखते हैं, क्योंकि वृषभ लग्न सेकेंड हाउस को भी दर्शाता है या सेकेंड भाव को भी दर्शाता है, जो कि परिवार का और खान पान का है। तो ऐसे में आप अपने आप को तो पहचान चुके, अब अपने आसपास अपने परिवार को आप देखते हैं, उन्हें समझते हैं। वृषभ एक अर्थली साइन है, तो इनको पैसे की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ये लोग फैमिली में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार को जोड़ के भी रखते हैं। वृषभ लग्न के जातकों का कार्य ही होता है अपने परिवार में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाना और सबको जोड़ के रखना, संसाधनों को एकत्रित करना। इसीलिए 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य वृषभ राशि में आती है, क्योंकि वह ऐसा समय होता है जब धरती काफी शुष्क हो जाती है और वह अपने आप को मानसून के लिए तैयार कर रही होती है। उस समय साधनों की काफी कमी हो सकती है। ऐसे में वृषभ ही ऐसी राशि होती है जो कि साधनों को एकत्रित करती है और कम में भी किस तरीके से साधनों का इस्तेमाल करना है ये जानती है। ये पृथ्वी के प्रति आपकी जिम्मेदारियों को भी दर्शाता है। इसीलिए अगर आप संसाधनों का उपयोग सही से नहीं करते हैं तो आपके चार्ट में वृषभ राशि खराब हो सकती है। पृथ्वी का अर्थ सिर्फ पेड़ लगाने या काटने से नहीं, बल्कि इसके सारे संसाधनों से है। अगर आप बिना कारण का नल चला के छोड़ देते हैं, पानी बर्बाद करते रहते हैं, या फिर कोई भी संसाधन का आप अत्यधिक उपयोग करते हैं या जरूरत से भी ज्यादा उसका बर्बाद करते हैं, तब आपकी वृषभ राशि खराब हो जाती है। वृषभ राशि का चिन्ह एक बैल है, जो कि अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है। पहले के जमाने में बैल का बहुत महत्व था। यह किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी था, यह खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह वृषभ का सच्चा प्रतीक है। जब वृषभ लग्न में उदित होता है तो यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति जिम्मेदारी लेने वाला होगा, धन संचय करेगा तथा परिवार का सही से ख्याल रखेगा। अगर आपके चार्ट में वृषभ राशि में बहुत सारे पाप ग्रह बैठे हुए हैं या बहुत अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि है, तब आपको धन में काफी कमी हो सकती है। साथ ही साथ घर टूटने का भी खतरा बनता है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से आपका परिवार टूट सकता है या फिर आपके सारे संसाधन समाप्त हो सकते हैं। उन लोगों का वृषभ काफी खराब होता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से आपके संसाधन बढ़ सकते हैं और परिवार अधिक एकजुट हो सकता है। इसका अर्थ है कि उनका वृषभ बहुत मजबूत है। वृषभ एक बहुत ही धीमी और स्थिर ऊर्जा वाली राशि है। यहाँ पे कोई भी ग्रह खराब नहीं होती। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सॉल्टेड तो खुद मून ही होता है और डेबिलिटेटेड कोई भी नहीं रहता है। वैसे तो वृषभ काफी शांत और सिंपल से लोग होते हैं, पर अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये गुस्से में पागल हुए सांड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। नहीं तो ये शिव जी के नंदी की तरह बिहेव करते हैं, जो कि अपने धुन में खुश रहता है। इन लोगों का शरीर काफी बलवान होता है और गर्दन थोड़ा मोटा हो सकता है। काफी लंबा गर्दन वृषभ लग्न का नहीं होता है। और अगर इसके ऊपर अधिक शुभ ग्रह भी पड़ रहे हों तब ये लोग काफी सुरीला भी बोल सकते हैं। इसीलिए वृषभ लग्न में काफी अधिक सिंगर्स भी पाए जा सकते हैं। वृषभ लग्न वाले भी ज्ञान के शिखर तक पहुंच सकते हैं, बट उसका रास्ता बुद्ध देव की तरह ही होगा। जिस तरीके से बुद्ध पहले बचपन में एक राजा के घर में पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को भोगा, पर उसके बाद जाकर उन्हें पता चला कि सबका कोई महत्व नहीं है और फिर इन सबका त्याग करके वो अपना घर छोड़ करके संसार के असली सच्चाई को जानने को निकल पड़े। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो कि वृषभ लग्न में जन्मा है, उसे सारे सुख सुविधाओं को भोगने के बाद ही इस बात का एहसास होगा कि इसका उतना महत्व नहीं है। ये लोग किसी काम में तभी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं जब वो सच में उसमें इंटरेस्टेड हों, वरना किसी और के कहने पे वो कोई भी काम आसानी से करते नहीं, बहुत ही सुस्त पड़े हुए बैल की तरह रहते हैं। या अगर इन्हें कोई चुनौती का सामना करना हो तब ये अपनी असली ऊर्जा दिखलाते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे मेहमानबाज हो सकते हैं, किंतु इन्हें अपने लाइफ में ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। इसीलिए अगर इन्होंने कुछ फैसला किया है तो उसमें अधिक चेंज आ जाए तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे, भले ही वो चेंज अच्छा ही क्यों ना हो, पर जो हो जैसा डिसाइडेड है वैसा हो तो ये बड़े खुश रहते हैं। ये लोग खुल के अपनी भावनाओं को सामने लाते नहीं, किंतु भावनाओं के मामले में ये लोग बड़े सच्चे होते हैं। इनके मन के इतने अंदर भावनाएं होती हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। इसीलिए इनका ऑपोजिट साइन स्कॉर्पियो है, क्योंकि स्कॉर्पियो किसी को भी एक किताब की तरह पढ़ सकता है। इसीलिए वह वृषभ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। इनके बहुत अधिक मित्र नहीं होते, परंतु अगर इनका कोई मित्र बन पाता है तो वो बहुत लकी है, क्योंकि ये अपनी मित्रता को सही से निभाते हैं और लंबे समय तक उन्हें अपना मित्र मानते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत ही अच्छे पति या पत्नी भी साबित होते हैं। अगर इन्होंने किसी से प्यार किया तो उसे वो अच्छे से निभाना जानते हैं। ये कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे। ऐसे लोग अगर पति हैं तो अपनी पत्नी को बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी। अगर पत्नी है तो ये लोग भी अपने पति को बहुत अधिक मान सम्मान इज्जत देते हैं। इनके नजर में इनका पति या पत्नी सबसे बेस्ट है, भले वो उतना अच्छा हो या ना हो, लेकिन ये लोग कभी भी उन्हें धोखा नहीं देते, उन्हें छोड़ के नहीं जाते। इसीलिए अगर आपके पार्टनर वृषभ लग्न के हैं तो आप बहुत ही लकी हैं। थैंक यू। आज हम लोग तीसरी राशि या तीसरा लग्न जेमिनाई या फिर मिथुन लग्न की चर्चा करने वाले हैं। तो कौन सा होता है मिथुन लग्न और कैसे जान सकते हैं कि आपका लग्न मिथुन है भी या नहीं? इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से, जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज या फिर कोई भी, उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालें, जिससे कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में, जो कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, इसमें अगर 3 नंबर लिखा हो, यहाँ 3 नंबर लिखा हो तो आप जेमिनाई लग्न के हैं। अगर आपका चंद्र राशि भी जेमिनाई है तो भी ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपकी आत्मा एरिस और टॉरस की ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर लेती है, अर्थात धरती पे आने के बाद वह अपने आप को पहचान लेती है एरिस की ऊर्जा से, फिर अपने आसपास अपने माँ बाप परिवार को पहचान लेती है टॉरस की ऊर्जा से, तब वह खुद को, अपने कम्युनिकेशन को पहचानना शुरू करती है। अपने कम्युनिकेशन, अपने सबकॉन्शियस माइंड, इन चीजों पे ध्यान देती है। ये जेमिनाई की ऊर्जा है। जेमिनाई कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके हाथों को भी। जेमिनाई की वजह से ही आप अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। इनके लॉर्ड बुद्धदेव हैं, जो कि एक छोटे से बच्चे हैं, किंतु
काफी इंटेलिजेंट भी है। इसको लेके एक पौराणिक कथा यह है कि चंद्र देवता और बृहस्पति देव की पत्नी तारा, इन दोनों की वजह से बुध देव का जन्म हुआ था। किंतु इनको पाला था जुपिटर ने, यानी बृहस्पति देव ने, जिस वजह से चंद्रमा की चंचलता भी इनके अंदर है और बृहस्पति देव की बुद्धि भी इनके अंदर है। ये लोग हर चीज जानने के इच्छुक रहते हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत अधिक होती है और इसी वजह से ये लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहे जा सकते हैं। इन्हें किताबों से लगाव भी हो सकता है बहुत अधिक। लिखना, बोलना, इन सब से रिलेटेड अगर ये कोई वर्क करें तो उसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि जर्नलिज्म, उस पे ये बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें बोलने का जरूरत होता है। बुध देव को एक मैसेंजर की तरह भी देखा जाता है, इसीलिए जेमिनी लग्न वालों के पास आपको लगभग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। किसी के भी बारे में आपको जानना हो, कोई भी जानकारी, इन्हें सब पता होता है। इंफॉर्मेशन इधर उधर सब जगह का जानकारी रखते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। इनके चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, इनका चेहरा एकदम बच्चे जैसा होगा जिसको देख करके लगेगा कि कुछ समझते नहीं है, लेकिन अंदर से दिमाग से बहुत ही तेज है। सुपर इंटेलिजेंट, बिजनेस माइंडेड। इनके साथ अगर कोई बिजनेस करे तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर ये अकेले बिजनेस करें तो भी बहुत अच्छा करेंगे। और इन्हें अकेले एक काम कभी नहीं करना चाहिए और ये करेंगे भी नहीं। इनके दिमाग में एक साथ 2-3 काम चलता ही रहता है। ये खाना बनाते रहेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी करते रहेंगे। मतलब एक साथ 2-3 काम इन्हें करना है, तभी इन्हें ठीक रहता है। इसीलिए अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो साथ-साथ इन्हें साइड से एक बिज़नेस खोल ही लेना चाहिए। और अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो इन्हें एक साथ 2-3 बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि एक से इनका मन भरेगा नहीं, इनका दिमाग एक साथ डबल ट्रिपल काम कर सकता है। क्योंकि इनका साइन भी आप अगर देखेंगे तो एक साथ 2 पर्सन वहाँ खड़े हैं। डुअल नेचर है इनके अंदर। इनके दिमाग में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, डबल चीज़ें एक साथ इनके अंदर चल रही है। जिस वजह से ये डबल काम करने के लिए ही बने हुए हैं। ये फाइनेंशियली इन्हें कभी भी कमी नहीं होती है। पैसा इनके पास अच्छा रहता है। और साथ ही साथ अगर इनकी हम मैरिड लाइफ को देखें तो इनके ऑपोजिट गुरुदेव की राशि है, जिस वजह से इन्हें थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनके अंदर एक क्यूरियस बच्चा जैसा है नेचर और इनके ऑपोजिट एक गुरुदेव हैं, जो कि हर चीज़ में ज्ञान देंगे इन्हें, जो इन्हें पसंद ना आए। दोनों के बीच थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस बनता है, क्योंकि इन्हें हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, दुनिया देखना है, एन्जॉय करना है। और सैजिटेरियस पर्सनैलिटी, उन्हें भी दुनिया देखना है बट इनकी तरह नहीं, वो थोड़ा सीरियस तरीके से हर चीज़ को देखते हैं। हर चीज़ को ट्राई करते रहना, वो उनका नेचर उतना नहीं रहेगा, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वो हर चीज़ में इन्हें समझाने लगेंगे, राय देंगे और ये हमेशा राय लेने की इच्छा में नहीं रहते हैं। इनका थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ खुद लियो साइन है, जिसका मतलब है इनकी बोली काफ़ी डोमिनेटिंग होती है। मतलब वही कि कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर इनके 10th हाउस को हम देखेंगे तो वहाँ पे 12th आ जाता है, जो कि जुपिटर की राशि है। इसका मतलब है इन्हें अपने काम में ज्ञान देना पड़ता है। ये कुछ भी काम कर रहे हों, लेकिन इनके आस-पास इनसे पूछने वाले लोग बहुत कोई हो सकते हैं, या फिर ये ऐसा काम में ही होंगे जिसमें कि इन्हें नॉलेज दूसरों को देना हो। क्या पता टीचर बन जाएँ। और वैसे भी जैसे कि अगर इनको न्यूज़ रिपोर्टर भी बनना पड़े, जर्नलिस्ट बनना पड़े, तो भी इन्हें जो है दूसरों को नॉलेज देना है, बताना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस सब से रिलेटेड ही इनका काम हो सकता है, जिसमें जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट हो। इन्हें दोस्ती करना बहुत पसंद है। कोई भी इनसे दोस्ती कर सकता है क्योंकि आसानी से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, घुल-मिल सकते हैं। ये बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होंगे। लेकिन ये दोस्ती कितने दिन चलेगी वो पता नहीं, क्योंकि इनका फिर मन चेंज हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप थोड़े से बोरिंग हैं, इन्हें पसंद ना आए, तो फिर वो दोस्ती बहुत दिन ना चले, क्योंकि इन्हें ऑलवेज मौज मस्ती इंटरेस्ट अच्छा लगता है। ये लोग अच्छे लवर्स भी हो सकते हैं क्योंकि इनकी लव लाइफ कभी बोरिंग ही नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस रूटीन लाइफ चलती जा रही है, वो इन्हें पसंद नहीं आएगा। इसलिए इनकी लाइफ में हमेशा मौज मस्ती ये सब चलता रहेगा। ओवरऑल जेमिनी एक बहुत ही अच्छी, इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन सबकी राशि है। ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे पार्टनर होते हैं और बहुत ही अधिक इंटेलिजेंट भी होते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग चौथी राशि
कर्क राशि पे चर्चा करेंगे। अगर आपका साइन कर्क राशि है, चंद्र साइन, या आपका लग्न कर्क है, या फिर कर्क राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। कैसे जानेंगे कि आपकी लग्न कर्क है या नहीं? इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अपना करेक्ट डेट, टाइम और प्लेस डाल लें। उससे आपकी कुंडली बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपका वहां पे चंद्र के आगे कर्क लिखा है या नंबर 4 लिखा हुआ है, तो मतलब आपका चंद्रमा कर्क में है। नहीं तो 4 नंबर वाले हाउस में, जहाँ 4 लिखा है वहां बहुत सारे प्लैनेट हैं, तब भी जो है ये वीडियो आप देख सकते हैं। और नहीं तो अगर पहले हाउस, ये आपका पहला हाउस है, यहाँ नंबर 4 लिखा हुआ है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। कैसे होते हैं कर्क लग्न वाले जातक? कर्क एक बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल साइन है। ये अगर आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही सॉफ्ट है और इमोशनल है। साथ ही साथ यह एक वाटर साइन है जो कि इमोशंस को अच्छे से महसूस कर सकता है, और साथ ही इसमें साइकिक पावर्स भी होती हैं। मतलब आपको आने वाली चीजों के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा पहले से ही रहेगा। जहां पर भी आपका कर्क साइन है, वहां से रिलेटेड आपको इंट्यूटिव एनर्जी आती रहती है। पहले से ही आपको थोड़ा अंदाजा रहता है कि वहां क्या हो सकता है आगे जाकर के, या कर्क या मून जहां भी बैठा है उन दोनों ही जगह से। तो अगर आपका लग्न कर्क है या कैंसर है, तो कैसी होगी आपकी लाइफ? आप तो सॉफ्ट है, इमोशनल है, और आपका सेकंड हाउस नंबर 5 वहां लिखा हुआ है, मतलब आपकी फैमिली काफी अच्छी हो सकती है, अमीर होगी, रॉयल होगी, पढ़ी लिखी होगी। आप एक अच्छे परिवार में आपका जन्म होगा। आपके भाई बहनों से आपका संबंध सही है, अच्छा रहेगा। लेकिन वहां पे जैसे 6 नंबर का साइन है, तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ आपको उनसे डील करना होगा, बट ओवरऑल सही रहेगा। आपका परिवार अच्छा रहेगा। बट जब बात शादी की आएगी, तब जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पे नंबर 10 लिखा है। आप चंद्रमा है, सॉफ्ट है, इमोशनल है, और आपका पार्टनर सनी जैसा, तो वो काफी सीरियस होगा। हो सकता है आपको अपने से उम्र में ज्यादा बड़े पार्टनर अच्छे लगे, या फिर मेंटली बहुत मैच्योर हो, वैसे ही लोग आपको पसंद आएंगे। बट फिर बाद में जो है कंपैटिबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपको तीसरा घर, जो कि वहां पे कौन सा साइन है, 4 5 6 6 है, वर्गो। तो मतलब आपको पार्टनर के साथ बहुत इमोशनली नहीं, लॉजिकली डील करना है, तभी जाकर के आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल पाएगी। और वहां आप ज्यादा इमोशन दिखाने लगेंगे और आपके पार्टनर है शनि तत्व वाले, तो उन्हें ये चीज अच्छा नहीं रहेगा, फिर दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपने अधिक लॉजिकली उनसे डील किया, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। संतान के मामले में आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं। वहां पे नंबर 8 का साइन है, मतलब अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पालना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई और आपको बताए कि कैसे उन्हें पालना है। उनको लेकर के आप काफी सीरियस हैं और उनका बहुत ध्यान भी रखते हैं। आपकी आयु लंबी होगी। और जो आपका जॉब का हाउस है, वहां पे नंबर 1 है मार्स, मतलब जॉब तो आपको अच्छा मिल सकता है, क्योंकि मंगल देव खुद वहां पे बैठे हैं। मंगल का साइन वहां बैठा है, तो आपको जॉब अच्छा मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे, क्योंकि आपका जो मन है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहेगा मून की तरह। कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे। उसे थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। इसलिए जिस जगह पे आपका मन लगे वैसा ही आप जो है जॉब चूज करें। अच्छे सिंगर्स बन सकते हैं आप, क्योंकि इमोशंस आपके अंदर फ्लो होते रहते हैं। 8th हाउस आपको अध्यात्म में थोड़ा आगे तक ले जाता है, पर अध्यात्म का बीज 4th हाउस में पड़ जाता है। थोड़े बहुत आप भी आध्यात्मिक हैं। 9th हाउस जो आपका लक का हाउस है, वहां पर भी जुपिटर का प्रभाव है। मतलब आप लकी बहुत हैं। पैसा आप अच्छा कमाएंगे, लक आपके लाइफ में रहेगा, पर दिक्कत आपके मूड को लेकर के है। जैसे कि अगर एरिस साइन होता है, वो जब गुस्सा होता है तो तुरंत अपना गुस्सा निकाल देता है उसी समय में। जेमिनाई, वो कुछ तो निकालता है, कुछ अपने मन में भी रखता है, क्योंकि वह डुअल पर्सनालिटी है। और टॉरस, वो तो पूरी तरीके से कट ऑफ कर देगा। पर आप क्या करेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि आप पूरा इमोशनली ड्रिवन है। तब तो हो सकता है कि आप कुछ भी ना बोले, लेकिन अंदर से आप बहुत ज्यादा ही गुस्से में हो, जो बाद में कुछ कर सकता है। इसीलिए आपका गुस्सा सबसे खतरनाक हो सकता है।
उसको थोड़ा-सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। मार्स लॉजिक के कारण फाइट करता है, बट आप इमोशनल होके फाइट करते हैं। मतलब हो सकता है कि लॉजिकली दूसरे ही इंसान करेक्ट हो, बट क्योंकि आपको बुरी लगी उनकी बात, इसीलिए अब आप उनसे नाराज हैं। ऐसा होने का चांस होता है। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफी आते रहेंगे। जब भी आपका मूड बहुत खराब हो जाए, क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो ऐसा हो सकता है, तो आप किसी जल या नदी, कहीं पर भी जाए, नदी तालाब के सामने बैठें, आधे घंटे वहां बैठे, वो आपके सारी एनर्जी को बैलेंस कर देगा। ये किसी पर भी लागू होता है। किसी का भी मूड जब खराब हो तो पानी के सामने अगर वो बैठेंगे तो उनका मन कुछ देर में शांत हो जाएगा। पानी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो सामने में थोड़ा पानी रखा जाता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, मंत्र की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करती है, तो आपके इमोशंस को भी। कर्क साइन कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस का है, जो कि हैप्पीनेस को दिखाता है। तो किसी के भी चार्ट में जहां पर भी नंबर 4 लिखा होगा, वहां से आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है। से आपको तो खुद से ही हैप्पीनेस मिलने वाला है। आपको जो मन में आए उस इच्छाओं को पूरा करके आप खुश रहेंगे, थोड़ा पानी के सामने टाइम बिताएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। फिर जैसे अगर हम टॉरस लग्न को ले लेंगे, तो उनके तीसरे घर में 4 नंबर का साइन है। तीसरा घर किन किन चीजों को दिखाता है? तीसरा घर दिखाएगा आपके सिबलिंग्स को, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स को, उसके अलावा आपके सबकॉन्शियस माइंड, बुली, इन सब चीजों को। तो फिर इसका मतलब है कि आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं मून की तरह इमोशनल होंगे। आपको जो है ज्यादा खुशी मिलेगी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल से, या फिर आपके सबकॉन्शियस में जो भी चल रहा है, आप अगर किसी को ये चीज बता सके, किसी से अपने दिल की पूरी बात शेयर कर सके, तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। इसी प्रकार अगर आपके 9th हाउस में मान लीजिए कर्क साइन है, इसका मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, वो भी किसी मंदिर इस सब के पास जाए, मंदिर मस्जिद जो भी आपको जाना है वहां जाइए, उससे आपको जो है खुशी मिलने वाली है। अगर आप इसके साइन कैंसर को देखेंगे तो वो एक केकड़ा है, और जब उसको पानी में आप केकड़ा को देखेंगे तो भी वो किसी को जल्दी परेशान नहीं करता रहता, वो अपने में रहता है एक कोने में। पर जब आप केकड़ा के बहुत नजदीक जाएंगे तो उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। अगर उसने एक बार आपको पकड़ लिया तो फिर बचना मुश्किल है। कुछ वैसे ही होते हैं कैंसर लगने वाले भी। मतलब वो अपने आप में रहेंगे, ज्यादा उतना मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने उन्हें एक बार परेशान किया, उसके बाद वो आपसे किस तरीके का बदला लेंगे ये आपको भी नहीं पता। बहुत सारे क्रिमिनल्स इस राशि में हो सकते हैं, जबकि ये इमोशनल राशि है, फिर भी क्योंकि लोग इमोशनली एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं, तो चांस रहता है कि इन्होंने इमोशन के कारण किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, बाद में इन्हें पछतावा हो सकता है। इसीलिए इन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। जैसे आपका जब जन्म होता है तब आप मेष में आते हैं। आपकी आत्मा पहले तो मेष में आती है, जिस वजह से वो खुद को पहचानती है। फिर उससे आगे चल करके वो नंबर 2 वृषभ में जाती है, जिससे कि वो खाना पीना और अपने परिवार को पहचानती है। फिर नंबर 3 जेमिनी में आती है, जिसकी वजह से बोलना और खुद को एक्सप्रेस करना ये सब जानती है। फिर चौथा घर यानी कि कैंसर, तब ये अपनी माँ को पहचानते हैं, साथ ही साथ इमोशंस को, आपकी इनर हैप्पीनेस को, ये सब चीजों को पहचान पाते हैं। कर्क लग्न वाले जल्दी किसी से भी ओपन नहीं होते हैं। उनके मन में बहुत ही गहराई में विचार होता है। ये अपने बचपन की चीजों को जल्दी भूल नहीं पाते हैं, और अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको भी आपके बचपन में पहुंचा सकते हैं। ये आपको बताएंगे कि बचपन में जब ये बहुत छोटे थे तब इनके साथ क्या-क्या होता था, इनकी माँ इन्हें किस तरीके से खिलाती थी। हर घटना ये बहुत अच्छे से याद रखते हैं, क्योंकि ये हर चीज को दिल से जोड़ लेते हैं। ये काफी शाही राशि है। ये खर्चा करेंगे तो भावना के हिसाब से, ना कि ये सामान बहुत ही मॉडर्न है, हाई क्वालिटी है। ये सबसे ज्यादा उनके लिए भावना मैटर करता है। तब ये ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि इस चीज से इमोशनली कनेक्टेड है, तो उसमें ये खर्चा करना अधिक पसंद करेंगे। इसीलिए जुपिटर कैंसर राशि में एग्जॉल्ट करती है, क्योंकि जुपिटर को जो है भावनाओं से मतलब है, परिवार से मतलब है। जुपिटर एनीवे परिवार की भी साइन है, और जुपिटर को ज्यादा लड़ना झगड़ना ये सबसे मतलब नहीं रहता। और यहाँ पे मार्स डेबिलिटेट कर जाता है, क्योंकि मार्स को लड़ना झगड़ना इसी सब के लिए तो मार्स होती है। और अगर आपको अपना असली लग्न नहीं पता, फिर भी अगर आपको अपना चंद्र लग्न भी पता है, तो उससे भी आपका चार्ट बहुत हद तक जाना जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपके हर चीज को ही डिनोट करता है।
इसीलिए आप चंद्र लगने से अपने भावनात्मक जिंदगी को, इमोशनल लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग लियो या सिंह लग्न की चर्चा करेंगे। तो कैसे जानेंगे कि आपका लग्न सिंह है या नहीं? आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक या किसी भी सॉफ्टवेयर से अपना असली डेट, टाइम और प्लेस डाल करके अपनी कुंडली बना ले। ये फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है तो आप लियो लग्न के हैं। अगर आपका चंद्र साइन भी लियो है या फिर नंबर 5 वाला हाउस में जहां पर भी नंबर 5 लिखा है वहां बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं तो भी ये वीडियो आप पे लागू होगी। कैसे होते हैं लियो लगने वाले जातक? लियो एक रॉयल साइन है, मतलब इनके अंदर एक रॉयल एनर्जी होती है, ये राजा की तरह होते हैं। अगर आपका सूर्य मजबूत है और आप लियो हैं, लियो एसेंडेंट है, तब ये सारे गुण आपके अंदर पूरे होंगे सूर्य देवता के। आपको देख करके ही एक अलग सा रॉयल सा एनर्जी निकलेगा, मतलब हर कोई आपको देख करके एक बार मुड़ के देखेगा जरूर कि ये कौन है। एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी आपकी, आपके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आप अपने आप को ऐसे कैरी करेंगे कि एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की तरह आप दिखे। आपके लिए लोग क्या आपको सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है। बाहरी लोगों की सोच ये आपके अंदर की एनर्जी को बूस्ट करती है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। इसीलिए आप जो है ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ही जो है आप ऐसे नहीं हो जाएँगे कि तुरंत घुलनसार, मिलनसार हो जाए, जबकि आप हैं दोस्ती करने में अच्छे, बट फिर भी जल्दी आप अपने आप को लोगों के सामने में ओपन नहीं करेंगे, एक रॉयल एनर्जी बना के रखेंगे, ताकि लोगों के सामने आपका एक अलग पहचान बन पाए। सीरियस सा थोड़ा-सा नेचर दिखाएँगे ज़रूर आप, बट आपके दोस्त काफ़ी घुल-मिलने वाले होंगे और अपने दोस्तों के ग्रुप में आपकी एक अलग पहचान होगी, एक लीडर टाइप का आपका पहचान हो सकता है। आपकी फर्स्ट हाउस में सूर्य देवता हैं, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी सूर्य जैसी है और सूर्य देवता का नेचर ही होता है हर जगह एनर्जी फैलाना। तो आपके अंदर भी दूसरों की मदद करने की इच्छा रहती है। आप ऊपर से आपका 12th हाउस, वहाँ पे नंबर 4 साइन है। मतलब आपको खुशी ही मिलती है लोगों के साथ कुछ शेयर करने में, लोगों को कुछ देने में, आपको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भले ही ऊपर से आप बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के या फिर सीरियस टाइप के दिखेंगे, लेकिन अंदर से आप बहुत ही सॉफ्ट हैं, मदद करने वाले इंसान हैं। कोई भी आपको ऐसे ही कुछ भी बोल के नहीं जा सकता है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए और आप ये रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। आप भले ही कम बोलते हैं, लेकिन तब बोलते हैं जब बोलने की ज़रूरत होती है। आपका जो सेकंड हाउस है, वहाँ पे नंबर 6 है, वर्गो। मतलब आपको पता है कि किस तरीके से, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। फाइनेंस के मामले में भी आप अच्छे से हैंडल करते होंगे और बोलने के मामले में भी थोड़ी-सी क्रिटिकल आप हो सकते हैं, क्योंकि वर्गो साइन है, तो थोड़ा-सा क्रिटिकल तरीके से आप बात करेंगे, गलतियाँ निकाल सकते हैं। बहुत ही प्यार से, सॉफ्टली हमेशा बात नहीं करेंगे आप। इसके अलावा जैसे कि अगर आपका तीसरे साइड में जाएँ, तो वहाँ नंबर 7 है। तो भाई-बहनों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। और चौथे घर में नंबर 8 का साइन है, वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने घर की वजह से आ सकती है। हो सकता है कि आपको जो है अपने घर में उतना अच्छा ना भी लगे, जगह चेंज करने से आपको ज़्यादा खुशी मिले, इसका चांस है। आपका 7th हाउस, वहाँ पर नंबर 11 शनिदेव की राशि है। आप लोग की जो शादी होती है, वो बहुत अच्छी हो ये उतना ज़रूरी नहीं, मतलब खराब भी नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा-सा शनि तत्व आ जाता है, तो ये एक बिज़नेस मैरिज की तरह हो जाता है। वैसे भी राजा-रानियों की शादी हमेशा सिर्फ़ इसलिए नहीं होती थी क्योंकि करना मतलब सब चाहते थे। कभी-कभार वो ज़रूरी होता था। उस टाइप का आपका भी शादी हो सकता है। हो सकता है कि आपको अकल्ट फ़ील्ड में इंटरेस्ट भी आए, क्योंकि आपके 8वें घर में जुपिटर का साइन है। जिस वजह से आपको कि गूढ़ रहस्य, नॉलेज इस सब में आपको इंटरेस्ट आता है। साथ ही साथ आपके 5वें घर में भी, वहाँ पर भी नंबर 9 का साइन है, मतलब एजुकेशन भी आपकी अच्छी है। थोड़ा-सा बस आपको अपने ईगो को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है।
काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है इनकी, ये लोग जल्दी मदद नहीं माँगेंगे और इनको ऐसा लगता है कि मदद माँगने से इनका इमेज खराब हो सकता है, ऐसा इनके मन में आ सकता है। इसीलिए अगर इन्हें चोट भी लग जाए तो बचपन में जब छोटे रहते हैं तब भी जल्दी बताएँगे नहीं अगर इनको चोट लग गया तो। क्योंकि इनके अनुसार अपनी कमियों को दूसरे के सामने लाना ये कमजोरी होगी। आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया आपको कैसे देख रही है। आपका सम्मान, आपका गौरव ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। आप मोस्टली कोई भी काम इसीलिए भी करना चाहते रहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें। आप अपने अंदर झाँक करके ज़्यादा देखते नहीं हैं। आपको ज्ञान लेना पसंद है, लेकिन किताबों से ज्ञान लेंगे, बाहर से ज्ञान लेंगे, लेकिन अपने अंदर आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने क्या गलती की। किसी को भी आप कुछ बोल देंगे, उसके बाद आपको बुरा भी नहीं लगता है। गुस्से में जब आप किसी को कुछ कह देते हैं, तो आपको लगता है आपने सब कुछ सही किया। जिस वजह से क्योंकि आप अपने अंदर खुद नहीं झाँकते हैं, आप अपनी ही गलतियों से सीख नहीं पाते हैं। आपके लॉर्ड सूर्य देवता हैं। सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनको कि सिर्फ एक ही राशि दी गई है। बाकी सबको दो दो राशियां दी गई है क्योंकि ये दोनों राजा रानी वाले प्लैनेट्स हैं। तो लियो लगने वाले जातक में सूर्य देवता के सारे गुण पाए जा सकते हैं। सूर्य देवता की तरह इन्हें रोशनी फैलाना भी पसंद है, लोगों की मदद करना पसंद है। इसके अलावा इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, पर साथ ही साथ थोड़ा ईगो भी हो सकता है। सूर्य जैसा तेज होता है जो दूसरों को इनकी ओर आकर्षित करता है। ये लोग अपने कपड़ों पे, शरीर पे, बाहरी दिखाव वाली चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। इनके बाल काफी अच्छे हो सकते हैं, बिल्कुल शेर की तरह घने बाल इनके होने के चांसेस रहते हैं। ये लोग मित्रता तो आसानी से कर लेते हैं, पर अगर इनको अपने मित्र की बात अच्छी ना लगे तो ये मित्रता आसानी से तोड़ भी लेते हैं। इन्हें हर चीज रॉयल चाहिए लाइफ में, इन्हें घर बड़ा चाहिए, इन्हें हर चीज शानदार, दिखावटी वाली चीजें भी इन्हें बहुत पसंद आती है। थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं और साथ ही साथ ये ध्यान भी नहीं देते हैं कि इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, कहाँ खर्च किया, इस पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। आमतौर पे तो सिंह लग्न वालों को जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है तो ये बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हैं। और अगर करियर में भी देखें तो इन्हें ऐसा ही जॉब चूज़ करना चाहिए जिसमें कि इनके अंडर कोई ना कोई काम कर रहा हो। अगर ये अपना खुद का बिज़नेस करते हैं, तब तो ये इनके अंदर लोग करेंगे ही काम। अगर ये किसी ऑफिस में ही हैं, तो भी इन्हें ऐसे पोस्ट पर ही रहना चाहिए जहाँ पे इनके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हों। तभी ही ये अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें अपना लीडरशिप गुण दिखाना पसंद है। अपने निजी मित्रों के बीच में भी ये एक लीडर ही होते हैं। ओवरऑल लियो एक ऐसी साइन है जिसके अंदर सूर्य देवता के सारे गुण होते हैं। लोगों की मदद के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। बस इनको अपने ईगो को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना है, थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है और कुछ भी करने से पहले थोड़ा-सा सोचना है। अगर इन्होंने इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे दिया, तो फिर इनके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ये एक अच्छे लीडर हैं और अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के छठे लग्न, कन्या लग्न की चर्चा करेंगे। कैसे जानें कि आपका लग्न कन्या है या नहीं? इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज किसी पर भी अपना असली डेट, टाइम और प्लेस डाल करके अपनी कुंडली बना लें। अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 6 लिखा हो, ये आपका फर्स्ट हाउस है। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका मून साइन वर्गो है, तब भी ये वीडियो आप पे लागू होगा और अगर आपका राइजिंग साइन वर्गो है तब भी। तो कैसे होते हैं वर्गो लग्न के जातक? वर्गो मरकरी की राशि है, तो इनके अंदर इंटेलिजेंस तो बहुत होता है। साथ ही साथ वर्गो 6th हाउस में आता है कालपुरुष के अनुसार। 6th हाउस रोग, रिपू, ऋण की राशि है, मतलब प्रॉब्लम्स की। तो ऐसे लोग अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। ये लोग बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं, कोई भी चीज को बहुत ही टेक्निकली ढंग से करना जानते हैं, योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, इन्हें ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता है। साथ ही साथ वर्गो का साइन एक लेडी है, मतलब इनके अंदर लेडीज के गुण भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि इन्हें साफ सुथरा रहना पसंद है, चीजों को ढंग से रखना, मैनेज करना, और ये कभी भी कपड़े पहनेंगे तो हमेशा आयरन रहेंगे, साफ सुथरा रहेगा। अपना घर का काम भी ये खुद करेंगे, साथ ही साथ अपनी वाइफ को घर के काम में मदद भी करेंगे, जिस वजह से इनकी वाइफ इनसे बहुत खुश रहती है। इन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, कहीं पर भी जाएंगे तो ये खुद ही पहले बोलना शुरू नहीं करते हैं,
मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा शांत और गंभीर से दिखते हैं। पर जब इनसे कुछ पूछा जाएगा तब वो किसी भी चीज के बारे में जब बताना शुरू करेंगे तो बहुत ही डिटेल तरीके से बताएंगे, क्योंकि इन्हें किसी भी चीज की गहराई तक जाना पसंद है। ये मैथमेटिक्स में अच्छे हो सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज इनकी अच्छी होती है, लेकिन ये अपने नॉलेज का इस्तेमाल कोई बहुत ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि लाइफ के नॉर्मल चीजों में करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ में ये कोई बहुत ऊंचा पद प्राप्त नहीं करते हैं, बट मोस्टली ये डे टू डे लाइफ में अपने इस टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अपने दुख दर्द पीड़ा को जल्दी सबके सामने उजागर नहीं करते, मन ही मन ये लोग रखते हैं, जिस वजह से कुछ समय के बाद ये इनके शरीर पर इफेक्ट भी दिखाने लगता है। इनका पेट खराब जैसा होने लगता है, मेंटली भी थोड़े से ये दुखी रहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर सारे प्रॉब्लम्स को ही रखे रहते हैं। ये लोग दूसरों की सेवा करने भी अच्छे होते हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो बिल्कुल एक माँ की तरह उनकी सेवा करेंगे। बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं, स्वभाव से अच्छे होते हैं और इन्हें घूमने फिरने का भी शौक रहता है। इनके स्वामी बुध, जो कि कम्युनिकेशन के कारक हैं, जिसकी वजह से इनकी बोली बहुत अच्छी हो सकती है। मैथमेटिक्स इंटेलिजेंट के भी कारक हैं वो, इसलिए मैथ में अच्छे होते हैं। एनालिटिकल स्किल्स इनकी अच्छी होती है, टेक्निकल नॉलेज इनकी अच्छी होती है। कि बुध देव को चंद्रमा और बृहस्पति देव दोनों ने अपनाया था, इसीलिए इनके अंदर दोनों के गुण आ जाते हैं, जिस वजह से चंद्रमा की तरह ये कोमल शीतल स्वभाव के होते हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। और बृहस्पति की तरह इनके अंदर नॉलेज भी होता है। बुध कन्या राशि में उच्च हो जाता है और ये एक अर्थ साइन है, इसलिए इनके अंदर पैसों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ये लोग किसी भी समस्या की गहराई को दूसरे के मुकाबले तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग हर समस्या को तोड़ के छोटे लेवल पर भी देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़े लेवल पे समस्या को नहीं देख पाते हैं, एक होल पिक्चर की तरह। क्योंकि हर चीज को तोड़ तोड़ के ही देखते हैं, इसलिए ये लोग एक अच्छे इंस्पेक्टर हो सकते हैं, अच्छे जासूस भी हो सकते हैं, क्योंकि अंदर अंदर की चीजों को पकड़ पाएंगे। साथ ही क्योंकि इनके अंदर टेक्निकल नॉलेज भी है, तो ये अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, स्पेशली मैथ टीचर ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। चतुर्वर्ग चिंतामणि के अनुसार इन्हें कमल के फूल पर बैठी हुई एक सुंदर लड़की की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जिसका मतलब है ये खुद को तो अच्छी तरीके से रखना जानते हैं। स्वच्छता और सुंदरता इन्हें पसंद आता है, इसलिए ये अपने घर को सजा के रखेंगे, हर चीज को ढंग से रखना ये जानते हैं। इनकी ईटिंग हैबिट्स मोस्टली अच्छी ही होती है। इनको जो भी प्रॉब्लम्स आता है वो अपने टेंशन लेने की वजह से होता है। इनके अंदर इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट फिर भी इनकी एनालिटिकल स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि ये खुद ही किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें मोस्टली किसी प्रॉब्लम के लिए दूसरों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी ही सलाह इनके लिए सबसे बेस्ट होती है। अगर इन्होंने दूसरों से सलाह ली तो ये और कंफ्यूज हो जाएंगे। और साथ ही किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी डॉक्टर के पास गए, तो ये एक डॉक्टर नहीं कई डॉक्टर्स के पास जाएंगे। अगर इन्हें किसी भी चीज के लिए कहीं पर भी जाना पड़े, जैसे लॉयर के पास जाना हो तो एक लॉयर के पास नहीं बहुतों के पास जाएंगे। ये जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं किसी से भी। इसी वजह से इन्हें मैरिज में भी खुद से डिसीजन लेने में दिक्कत होता है, इसलिए लव मैरिज से बेटर इनके लिए अरेंज मैरिज है, वरना ये कंफ्यूज रहेंगे कि ये पसंद है ये पसंद है, मतलब ये सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर ये लव मैरिज करना चाहे तो। अरेंज मैरिज में ज्यादा बेटर रहता है। और अगर इनकी शादी अच्छी ना भी चल रही हो तो भी ये जल्दी तलाक नहीं लेते हैं। और जहां तक इनके पार्टनर का सवाल है, तो इनके ऑपोजिट नंबर 12 का साइन है, जो जुपिटर का साइन है। तो उनके अंदर भी ज्ञान बहुत होता है, आध्यात्म में बहुत होता है, बट वो इनकी तरह इतने टेक्निकल नहीं होते हैं, वो ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा इनके सोचने में दिक्कत आता है। दोनों के बीच में बनने में दिक्कत आता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट हाउस में खुद वर्गो है इनके, तो ये खुद अपने आप को ही ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, अपनी गलतियां ये देखना जानते हैं, परखना जानते हैं। सेकेंड हाउस में इनके लिब्रा है, इसका मतलब है कि इनकी फैमिली लाइफ ठीक होगी, अच्छी रहेगी, फैमिली अमीर भी हो सकती है। फिर इनका तीसरा घर, उसमें नंबर 8 का साइन है, स्कॉर्पियो, तो वो बहुत चाहे तो बहुत अच्छी होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत भी हो सकता है वहां पे। फिर अगर फोर्थ में जाए तो वहां पे 9 नंबर है, मतलब इनकी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हो सकती है। इसके बाद अगर हम उसके नेक्स्ट 5th और 6th में जाएंगे तो वहां पर शनि देव का राशि है 10 और 11, मतलब कि इनको अपने बच्चों को लेकर के चिंता रह सकती है और वो इनके लिए जिम्मेदारी की तरह है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। और फिर 11 जो कि जॉब का भी हाउस है, तो इनको जॉब में भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है। जब धीरे धीरे करके जब शनिदेव मैच्योर होते हैं तब इनको करियर में ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है।
इनके 11th में मून का साइन है, जिसका मतलब है कि ये अपने दोस्तों से इमोशनली कनेक्टेड भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि इनके दोस्त कोई भी कभी भी बन सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, मतलब कम ज्यादा होते रहते हैं, वो ऐसे फिक्स नहीं रहता है, मून की तरह चेंज होते रहते हैं। या फिर इनके दोस्त भी काफी इमोशनल नेचर के हो सकते हैं। इनके 10th करियर के हाउस में नंबर 3 का साइन है, वो ही मरकरी की ही दूसरी राशि है। इसका मतलब है कि ये एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, अच्छे लिखने में, बोलने वाला काम में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर इनका बुध अच्छा है तो ये बहुत ही अच्छे बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। ओवरऑल कन्या राशि एक बहुत ही समझदार, इंट्यूटिव और इंटेलिजेंट राशि है। ये लोग अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जिम्मेदारी से संभालते हैं, हर चीज में अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के 7वें लग्न यानी कि लिब्रा लग्न की चर्चा करेंगे। तो कौन होते हैं लिब्रा लग्न वाले जातक, और आप कैसे जान सकते हैं कि आपका लग्न लिब्रा है या नहीं? इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक या किसी भी सॉफ्टवेयर से अपना सही डेट, टाइम और प्लेस डाल करके अपनी कुंडली बना लीजिए। अगर आपके फर्स्ट हाउस में लिब्रा लिखा हो, ये है फर्स्ट हाउस। अगर यहाँ पे नंबर 7 का साइन है, यहाँ का मतलब है कि आप लिब्रा लग्न के हैं। या अगर आपका मून साइन भी लिब्रा है तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपसे भी मैच करेंगे। तो कैसे होते हैं लिब्रा लग्न के जातक? 1 से लेकर के 6 तक जो भी लग्न है, उसमें आप बहुत सारी नई चीजों को सीखते हैं। जब उन सारी चीजों को सीखने के बाद आप अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, अर्थात आप शादी करते हैं और अपना लाइफ सेट करते हैं, तब जाकर के आपको लिब्रा लग्न की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नंबर 7 या शादी का लग्न लिब्रा लग्न है। ये शुक्र का लग्न है, इसलिए ये लोग काफी खूबसूरत भी हो सकते हैं और क्रिएटिव भी। स्पेशली अगर इनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है तो ये लोग आध्यात्म में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका ध्यान, पूजा पाठ इनकी तरफ भी जाए। इनके जस्ट ऑपोजिट या 7वें घर में नंबर 1 लिखा हुआ होता है, मतलब इनके पार्टनर मोस्टली एरिस लग्न वाले की तरह होते हैं, उनके अंदर एरिस लग्न के गुण होते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में हम एरिस लग्न का वीडियो लगा देंगे, आप उसको देख करके जान सकते हैं कि एरिस लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, और ऊपर आई सेक्शन में भी हम एरिस लग्न की वीडियो डाल देंगे। इनका पहला घर में 7वां नंबर है, इसका मतलब है ये खुद से ज्यादा समाज के बारे में सोचते हैं। ये ऐसी राशि है जहाँ पे मैं नहीं, हम का इस्तेमाल होता है। ये एक सामाजिक राशि है। अगर इनका दूसरा घर देखें तो वहां पे नंबर 8 है, जो कि स्कॉर्पियो या ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस हो गया। मतलब इनको परिवार के कारण अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, या फिर परिवार, पैसा, इन सब की वजह से। अगर हम तीसरा घर देखें इनका तो वहां पे नंबर 9 है, जो कि जुपिटर का साइन है। तो अगर इनके चार्ट में जुपिटर बहुत मजबूत है तो इनका अपने भाई बहनों से संबंध भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके नेक्स्ट अगर हाउस में हम जाएंगे तो वहां नंबर 10 है, 4th हाउस में। तो इनकी मदर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट या सैटर्न पर्सनैलिटी की हो सकती है। मतलब इनके घर का माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, डिसिप्लिन टाइप का हो सकता है। फिर उसके नेक्स्ट अगर हम 5th हाउस में जाए, जो कि संतान का घर है, तो वहां पर भी शनिदेव है, वहां पे नंबर 11 का साइन है। ये लोग अपने संतान को बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फिर अगर उसके बाद हम जाएंगे नंबर 6th हाउस में, वहां पे 12 लिखा हुआ है। ये अपने दुश्मनों से अपने ज्ञान के थ्रू लड़ते हैं। फिर उसके नेक्स्ट हाउस 7th, वहां पे नंबर 1 लिखा है। मतलब इनका पार्टनर ज्यादा मैं को लेके चलता है और ये ज्यादा हमको लेके चलते हैं। तो ये अपने पार्टनर को बैलेंस करना सिखाते हैं, और इनका पार्टनर इनको सिखाता है कैसे अपनी इंडिविजुअलिटी को बाहर निकालना है। ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इनके पार्टनर में मार्स के गुण अच्छे हो सकते हैं, और अगर इनके चार्ट में मंगल अच्छा है तो इनके पार्टनर बहुत ही अच्छे और केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि मंगल देव एक सेनापति हैं जो कि आपकी रक्षा भी करते हैं। इनके 8वें घर या रिसर्च वाले घर में टॉरस या नंबर 2 साइन है। मतलब पैसों को लेकर के ये काफी रिसर्च करते हैं, काफी खोजते हैं कि इनको किस किस तरीके से इनकम या गेन्स हो सकता है। 9th हाउस में इनके नंबर 3 लिखा है, मतलब जेमिनाई। तो हो सकता है इनके फादर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो, या फिर इनके फादर
किसी कम्युनिकेशन फील्ड में काम कर रहे हों। अगर इनके 10th हाउस में जाएंगे तो वहां नंबर 4 लिखा है, मतलब ये लोग ऐसे ही फील्ड में काम कर सकते हैं जहां इनको अंदर से काम करने की इच्छा हो। जिस चीज में इनका मन न लगे ये वहां पे काम नहीं कर सकते हैं। फिर इनके नेक्स्ट हाउस में अगर जाएंगे 11th हाउस, तो वहां पे नंबर 5 है, लियो। मतलब इनके ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस हो या फिर बहुत लोग उनको जानते हो, क्योंकि उनके अंदर लियो की पर्सनैलिटी हो सकती है और इनके दोस्त बहुत सारे हो भी सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट हाउस अगर हम जाएं तो वहां पे नंबर 12 में नंबर 6 लिखा है, वर्गो है, जो एनालिटिकल लग्न है। मतलब ये स्पिरिचुअलिटी भी बिलीव तो करते हैं बट ऐसे ही आंख बंद करके नहीं, हर चीज को देख के सोच के समझ के ही ये बिलीव करते हैं। एरिस वो राशि होती है जो आपकी खुद को दिखलाती है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी। और लिब्रा वो राशि है जो ये दिखलाती है कि समाज आपको किस तरीके से देखेगी। आपके लिब्रा में जो भी साइन बैठा हो, समाज आपको उस नजर से देख सकती है। और लिब्रा एक बिजनेस की भी राशि है, तो फिर लिब्रा में जो भी बैठे हुए ग्रह हैं वो आपको बिजनेस करने का तरीका बताएंगे कि आप किस तरीके से बिजनेस करेंगे। मान लीजिए कि लिब्रा में मून बैठा है तो आप कोई भी चीज सेल करेंगे तो बहुत ही इमोशनल तरीके से सामने वाले लोग इमोशनल होकर आपका सामान खरीद लें, ऐसा होने का चांस हो सकता है। और क्योंकि वहां लिब्रा है तो लोग भी आपको काफी इमोशनल देखेंगे, उनको लगेगा कि आप बहुत इमोशनल पर्सनैलिटी हैं। जैसे कि लिब्रा में अगर सैटर्न है तो लोग आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी समझ सकते हैं। और लिब्रा साइन में शनिदेव एग्जॉल्ट करते हैं, क्योंकि लिब्रा शादी का साइन है और शादी जिम्मेदारियों के लिए की जाती है और सबसे अच्छी तरीके से जिम्मेदारी शनिदेव ही निभा सकते हैं। और यहाँ डेबिलिटेट कर जाते हैं सूर्य देवता, क्योंकि सूर्य देवता आपकी पहचान है। और जब भी शादी की बात आती है तो वहां पे आपको अपनी पहचान से ज्यादा मिलके काम करना होता है, इसलिए आपको अपनी पहचान को थोड़ा कम करना पड़ता है। इस वजह से लिब्रा में सूर्य देव बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, शनिदेव बहुत अच्छा काम करते हैं। तुला 6 और 8 के बीच का हाउस है, मतलब एक तरफ तो रोग रिपू ऋण वाला घर और दूसरी तरफ मृत्यु का घर, बीच में तुला राशि है, इसलिए इन्हें बैलेंस करना पड़ता है। सब कुछ के बीच में इन्हें बैलेंस करना होता है। इनकी जिंदगी में वैसे बैलेंस होता बहुत कम है और ये एक तराजू की तरह काम करते हैं सबके लिए। ये सबको करीब रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपका तुला साइन आपके 10th हाउस में आ जाए तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की चिंता रहती है और ये हमेशा चाहते हैं कि इनके पास किसी भी चीज की कमी ना हो। इन्हें मोक्ष तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ त्याग के, इन्हें हर चीज अपने साथ रख करके ही मोक्ष चाहिए। 36 की एज के बाद ये थोड़े मटेरियलिस्टिक कम होकर के आध्यात्मिक ज्यादा हो सकते हैं। तुला लग्न में मैं समाप्त होके हम हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इसका अगला ही भाव मृत्यु का भाव है और आप वहां पे कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आपको खुद को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस समाज से, इस संसार से अलग होकर के अगली दुनिया में जा सकते हैं। ये इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच का रास्ता है। तुला एक तराजू तो है, लेकिन ये नॉर्मल तराजू नहीं, ये सोनार की तराजू है। मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। किसी और चीजों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा भी, लेकिन अगर आप सोना चांदी बेच रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे तो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। तो तुला की तराजू एक सुनार की तराजू है, जिसमें की फुल बैलेंस होने का जरूरत है। अगर आप तुला लग्न वालों से कोई भी चीज पर राय मांगेंगे तो ये हर पहलू को देख करके राय देंगे। उस समय हो सकता है कि आपको लगे इनका राय कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो आपको इन्हीं की राय सबसे अधिक पसंद आएगी, क्योंकि ये हर चीज की गहराई तक जाकर के क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या नहीं, ये सब कुछ देखेंगे और फिर आपको राय देंगे। इसलिए ये भी हो सकता है कि इनके राय में आने में बहुत टाइम भी लग जाए, लेकिन जो अंत में ये बोलेंगे वो सबसे सटीक रहेगा। ये लोग अपनी जिंदगी में अच्छी सफलता पा सकते हैं, पर इनके लग्नेश पे राहु या केतु की दृष्टि ना पड़े तो ही सबसे अच्छा रहता है। वरना ये किसी भी चीज को लेके बहुत अधिक सोचने विचारने लगते हैं, जिससे इनका ही समय बर्बाद होता है। ये लोग दूसरों के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। और तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, इनके अंदर शनिदेव की तरह ही गुण होते हैं, मतलब बैलेंस से चलना, धीरे धीरे हर चीज को समझ करके करना, और साथ ही जस्टिस लवर भी होते हैं। अगर हम योग शास्त्र की बात करें तो ये हमारे आज्ञा चक्र को दिखलाता है, जिस पर कि सबको बैलेंस करना रहता है। ये दोनों आंखों की बीच का, जहाँ जो बीच का जो चक्र है, जहां पर आपको ध्यान करना रहता है, वही आज्ञा चक्र है।
इसलिए तुला लगने वाले किसी भी चीज पे अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित करके सफलता पा सकते हैं। ये लोग रिलेशनशिप बैलेंस करने में सबसे बेस्ट होते हैं, भले ही सामने वाला पूरी तरीके से गलती क्यों ना हो। ये कई बार ये जान करके भी ये शांत रह जाते हैं ताकि बात आगे ना बढ़े, झगड़ा ना हो। इसलिए ये लोग बहुत ही अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों की सफलता को भी अपनी सफलता मानते हैं। अपने परिवारजन, अपने पार्टनर, अपने यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स तक के सफलता से इनको जलन नहीं होती है, अनटिल अनलेस इनके चार्ट में जुपिटर, शुक्र ये सब खराब ना हो जाए। नहीं तो ये लोग हमेशा दूसरे को आगे बढ़ते देना चाहते हैं। आपके लिब्रा में, किसी के भी चार्ट में लिब्रा में जो भी प्लैनेट बैठे हो, वैसा आपका पार्टनर हो सकता है। अगर आपके लिब्रा में बुध बैठे हुए हैं, तो आपके पार्टनर में बुध वाले गुण आएंगे, जैसे कि दिखने में बच्चे जैसे होंगे, दिमाग से काफी इंटेलिजेंट, कुछ नई नई चीजें देखना सीखना उन्हें पसंद होगा। या अगर लिब्रा में सूर्य का साइन हो, तो उनके अंदर ऑथोरिटी होगा, लीडरशिप होगा। अगर वहां पे मून होगा तो काफी इमोशनल पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर वहां पे राहु और केतु हो, तो भी ये खराब नहीं। राहु का मतलब है कि आपको काफी अनऑर्थोडॉक्स टाइप की पर्सनालिटी या फिर किसी ऐसे काम में करने वाले जो कि नॉर्मली लोग नहीं कर रहे हैं, वैसा पार्टनर आपको मिले। केतु होगा तो हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा डिटैच्ड काइंड का हो, थोड़ा सा अलग अलग रहने वाला। अगर वहां पे शनि देव हैं, तो हो सकता है कि आपके करियर में चेंज आए। और अगर शनि देव पॉजिटिव होकर के लिब्रा में बैठे हैं, तो फिर शादी के तुरंत बाद आपके करियर में काफी राइज भी हो सकता है। एट लास्ट लिब्रा लगने वाले काफी सामाजिक और अच्छे लोग होते हैं। इन्हें हम और मैं में बैलेंस करना अच्छी तरह आता है। इनके अंदर अहंकार की कोई जगह नहीं होती है, और अगर होती भी है तो समय के साथ साथ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ये लोग हमेशा दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कॉर्पियो लगने पे चर्चा करेंगे। कौन होते हैं स्कॉर्पियो लगने वाले लोग, और कैसे जानेंगे कि आपका लग्न स्कॉर्पियो है या नहीं। ये जानने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से फ्री में अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, जैसे एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक। इस पे आप अपना करेक्ट डेट, टाइम और प्लेस डाल लें, उससे आपकी कुंडली बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में, ये आपका फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे नंबर 8 लिखा हो, तो आप एक स्कॉर्पियो हैं। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, तब भी ये वीडियो आप पे लागू होगी, पर मून स्कॉर्पियो की राशि में डेबिलिटेट हो जाते हैं, इसीलिए स्कॉर्पियो मून बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। मतलब वो लोग थोड़े ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, अदरवाइज पर्सनैलिटी इससे थोड़ी मैच कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार स्कॉर्पियो अष्टम घर में आता है, और अष्टम घर मृत्यु का भी घर है। इसीलिए स्कॉर्पियो एक ऐसी राशि है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखलाती है। ये आपकी लाइफ में आने वाली सडन चेंजेस को दिखलाएगी। और क्या ऐसा हो सकता है जो आपको लाइफ में मिले, क्योंकि अगर आपको कुछ मिलेगा तभी ही तो वो आपके हाथों से जाएगा भी। इसीलिए आपको क्या मिल सकता है आपके लाइफ में, ये भी आपको स्कॉर्पियो से पता चल सकता है। स्कॉर्पियो आपको एक शेप में ढालता है, और जिसका भी लग्न स्कॉर्पियो होता है उसको बहुत चीजें लाइफ में छोड़नी पड़ती है और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। जैसे स्कॉर्पियो के सेकेंड हाउस में जुपिटर का साइन आता है, सैजिटेरियस। तो इनकी फैमिली तो अच्छी हो सकती है क्योंकि वहां जुपिटर का तत्व है, लेकिन अगर वो जुड़ जाए स्कॉर्पियो से जाके, मान लीजिए कि सेकेंड का लॉर्ड फर्स्ट में आ जाए, तो हो सकता है आपको फैमिली को छोड़ना पड़ जाए। उसी तरीके से अगर थर्ड, जो कि सैजिटेरियस के बाद 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न, तो वो अगर आपके उससे जुड़ जाए तो आपको अपने भाई बहनों से दूरी बन सकती है आपके लाइफ में। थर्ड हाउस में जैसे कैप्रिकॉर्न है, तो थोड़ा सा आपका और आपके भाई बहनों के बीच में हल्का सा स्ट्रिक्ट टाइप का, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का माहौल हो सकता है। हो सकता है कि आपके और आपके भाई बहनों के बीच में संबंध तो अच्छे हों, बट थोड़ा सा ड्राई हो। फैमिली लाइफ भी थोड़ा सा डिसिप्लिन हो सकता है। फिफ्थ हाउस में पाइसेस आ रहा है, तो फिर आपके संतान में जुपिटर के गुण होंगे। वो लोग अंदर बहुत समझदारी, बहुत विजडम होगा। और अगर फिफ्थ का लॉर्ड फर्स्ट में चला जाए आपके, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मतलब आपके पूर्व पुण्य की वजह से आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगे, तो वो अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। फिर अगर सिक्स्थ का लॉर्ड देखें, तो फिर वहां पे नंबर 1 साइन आ जाता है, जो मार्स का साइन है। अब दुश्मनों से आप लड़ाई करेंगे, फिजिकल लड़ाई हो सकता है,
अच्छी तरीके से आप लड़ने को तैयार रहेंगे। और एनीवे स्कॉर्पियो को डरने के लिए जाना भी नहीं जाता है। अगर उनसे कोई पंगा ले तो वो अपने दुश्मनों को उस समय तो कोई जवाब नहीं देते, लेकिन मौका ढूंढ के सही समय आने पे प्लानिंग के साथ बदला जरूर लेते हैं। फिर अगर इनके 7th हाउस में अगर हम जाएं, वहां नंबर 2 लिखा है, जो कि वृषभ या फिर टॉरस का साइन है। तो आपके पार्टनर टॉरस जैसे होंगे। तो हमने टॉरस राशि पे पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे, और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी हम टॉरस राशि का वीडियो डाल देंगे। आप वहां पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपके पार्टनर किस टाइप के होंगे। फिर उसके नेक्स्ट हाउस में अगर हम जाएंगे, वैसे टॉरस जहाँ रहता है वहां से पैसा भी आता है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको गेन्स लाने में आपकी लाइफ में हेल्प करें। हाँ, तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में जाए तो वहाँ नंबर 3 का साइन है, मरकरी। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा आपका बोलने का तरीका, या फिर आपके छोटे भाई बहन, इन सब की वजह से जो भी मरकरी के गुण होते हैं उस सब की वजह से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। फिर अगर हम उसके नेक्स्ट हाउस में जाए तो वहाँ नंबर 4 लिखा है, 9th हाउस में। मतलब आपके फादर के साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड हो सकता है, उनका रिलेशनशिप अच्छा होने का चांस है। और साथ ही साथ आपको ऐसी जगहों पे जाने में अच्छा लगेगा जहां पर कि आसपास मंदिर हो या फिर कोई भी धर्म स्थल हो। वहां जाकर के आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि जहां पर भी कैंसर का साइन होता है वहां से आपको इमोशनल हैप्पीनेस मिलता है। तो जब भी आपको लाइफ में ज्यादा परेशानी लगे तो आपको किसी न किसी मंदिर में जाना चाहिए। वहां जाकर के आपके मन को शांति मिलेगी, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करें, किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, आपके मन को काफी शांति मिलेगी। आपके 10th हाउस में नंबर 5 का साइन है, जो कि लियो है, जिसका मतलब है कि आपको एक अच्छा जॉब, अच्छा पोजीशन लाइफ में मिल सकता है। आप एक अच्छी जगह पे काम करेंगे, लोगों के बीच आपकी रिस्पेक्ट होगी। और अगर ऐसा काम आप ना करें तो आपको बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि लियो एक लीडर है। उसके नेक्स्ट में अगर हम जाएं तो आपके दोस्तों के घर में नंबर 6 लिखा है। तो हो सकता है कि आपके दोस्त बहुत ज्यादा ना हो, और जो हो वो थोड़े से क्रिटिकल नेचर के हो, इसका चांस है। पर जो भी होंगे, अगर अच्छे दोस्त हैं तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह भी काम करेंगे। आपके लाइफ में जब भी कोई दिक्कत होगी तो आपके दोस्त आपकी मदद करने आ सकते हैं। अगर हम उसके नेक्स्ट हाउस में जाए, 12th हाउस, जो कि मोक्ष स्थान है, वहां पे नंबर 7 यानी समाज की राशि है। आप समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। ऐसे भी स्कॉर्पियो राशि अंदर से बहुत ही इमोशनल होती है, ये लोगों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार होगी। एनीवे आप दूसरों की मदद के लिए कहीं पीछे नहीं हटते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों के लाइफ में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। वो अपने सीक्रेट्स जल्दी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। उनकी डिजायर काफी डीप हो सकते हैं, डार्क हो सकते हैं, उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप उनके अच्छे दोस्त बन जाए तो आप उन्हें अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि कोई उन किसी के साथ वो अपना शेयर कर सके फीलिंग। अगर आप इनके प्रतीक चिन्ह को देखेंगे तो स्कॉर्पियो साइन में एक बिच्छू है, और अगर आप बिच्छू को देखें गौर से तो सामने से तो बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा दिखता है, और पीछे से उसके डंक होता है। इसका मतलब स्कॉर्पियो वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। वो लोग सामने से बहुत ही प्यारे और सॉफ्ट से दिखेंगे, पर अगर आपने उन्हें परेशान किया तो डंक मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और इनके अंदर 2 टाइप की पर्सनैलिटी भी होती है। ये आध्यात्मिक हो सकते हैं, जन सेवा में बहुत आगे हो सकते हैं, लोगों की मदद के लिए ऑलवेज तैयार। बट अगर इनके स्कॉर्पियो साइन पे बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि ये क्रिमिनल बन जाए, डाकू बन जाए, कुछ गलत कार्य में भी आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर बहुत सारे नेगेटिव प्लान देख रहे हो तो, वरना ये लोग लोगों की मदद के लिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। एक तो ये कोई भी चीज को छिपाने में बहुत अच्छे हैं, दूसरा ये माइंड रीडिंग में बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से ये लोग एक बहुत ही अच्छे जासूस बन सकते हैं। स्कॉर्पियो 8th हाउस या मृत्यु के हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, और मृत्यु के बाद लोगों को अकेला होना पड़ता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग अपने आप को अकेला पाएंगे, और जब भी इन्हें ऐसे अकेले रहने का मौका मिले तब इन्हें खुद को पहचानने पे वर्क करना चाहिए। अगर इन्होंने खुद को पहचान लिया तो बहुत से लोग इनके पास आएंगे, जिससे उन्हें भी बहुत फायदा होगा। और ये लोग भी दूसरों की मदद करने से कभी पीछे हटते नहीं हैं। ये लोग दूसरों को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर खुद को जोखिम में डाल करके दूसरों की मदद करते हैं। ये लोग दिखने में बहुत सुंदर होंगे, इनकी आंखें काफी मैग्नेटिक होगा, इसलिए लोग खुद ही इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ज्यादातर चांस है कि ये लोग सामने से कभी किसी को अप्रोच ना करें, बट लोग खुद इन्हें पसंद करें, खुद ही इनकी तरफ
खींचे चले आए। जैसे ये लोग खुद कभी किसी को भी अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये लोग कभी भी किसी लड़की के साथ छेड़खानी करना, ऐसा काम ये नहीं करेंगे। ये खुद ही दूसरों से अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखते हैं, और जब सामने वाला अप्रोच करता है उसके बाद ये सोचते हैं कि उस प्यार को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। इनके अंदर इमोशनल गहराई बहुत होती है, दिमाग से बहुत ही तेज होते हैं, किसी भी चीज पे रिसर्च करने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये लोग बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, गूढ़ विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं। ये लोग एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हैं। ये लोग अपनी बातों को सीधी और स्पष्ट तरीके से रखना जानते हैं, बट जब बात प्यार की हो तो वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है। वहां ये सीधे तरीके से बता नहीं पाते कि हम आपको पसंद करते हैं। जैसे पहले ही कहें, ये लोग सामने से अप्रोच करने में भी तैयार नहीं रहते हैं, तो इसी तरीके से वो अपने मन की बात को सामने डायरेक्टली रख नहीं पाते हैं। बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं, इसलिए इन्हें धमकी दे करके कोई इनसे किसी भी काम के लिए मनवा नहीं सकता है। स्कॉर्पियो लग्न में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। 1 से लेकर के 7 तक तो संसारिक राशि है, फिर 8वीं राशि मृत्यु की राशि है, मतलब यहाँ से ये आपको बाहरी दुनिया से जोड़ रहा है। अगर आपके वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह बैठा है तो आपको उस देवता की पूजा करनी चाहिए, तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा लाइफ में। और अगर कोई भी ग्रह न बैठा हो तो भी मंगल देव की पूजा करिए, आपको लाइफ में बहुत आगे तक पहुंचने में मदद करेंगे। मंगल देव एरिस और स्कॉर्पियो दोनों के स्वामी हैं, मतलब लाइफ की स्टार्टिंग और लाइफ का एंड दोनों इन्हीं के द्वारा डिसाइड होता है। ओवरऑल स्कॉर्पियो एक बहुत ही अच्छी राशि है, इमोशनल और केयरिंग। अगर आपने इनके साथ अच्छा बिहेव किया तो ये भी हमेशा आपके साथ अच्छा बिहेव ही करेंगे। थैंक यू। आज हम लोग सैगिटेरियस लग्न की चर्चा करेंगे। तो कैसे जाने कि आपका लग्न सैगिटेरियस है या नहीं? इसके लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, इसमें अपना करेक्ट डेट, टाइम, प्लेस सब भर करके आप अपनी कुंडली बना ले। अगर आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि ये पहला घर, यहाँ अगर 9 लिखा हो तब आप एक सैगिटेरियस लग्न के पर्सन हैं। अगर आपका मून साइन भी सैगिटेरियस या धनु है तब भी यहाँ की पर्सनैलिटी आप में मैच करेगी। तो कैसे होते हैं सैगिटेरियस लग्न वाले पर्सन? सैगिटेरियस कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस धर्म, हमारे पिता, हमारे पढ़ाई, ज्ञान, गुरु, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही लक को भी। मतलब सैगिटेरियस लगने वाले लोग काफी लकी होते हैं, इनके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है, स्पिरिचुअल भी होते हैं और एक गुरु की तरह होते हैं। अगर हम इनका फर्स्ट हाउस देखेंगे तो इनके अंदर ये सारी पर्सनैलिटी आ जाती है, क्योंकि वहीं 9 लिखा है। अगर सेकेंड हाउस पे जाए तो वहां नंबर 10 लिखा हुआ है, यानी शनिदेव का लग्न। तो शनिदेव की राशि इनके सेकेंड हाउस में आ रही है, मतलब इनके घर के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन माहौल है, और साथ ही साथ इन्हें अच्छी परवरिश भी मिलती है। इनके घर में एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन का माहौल होगा। अगर थर्ड हाउस में जाएं तो वहां पर भी शनिदेव का ही लग्न एक्वेरियस है। एक्वेरियस इसका मतलब है कि इनके भाई बहन के साथ भी इनके संबंध थोड़े से सीरियस टाइप के हो सकते हैं। वैसे एक्वेरियस तो एक सोशल राशि है, तो थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, बट इनके भाई बहन भी थोड़े डिसिप्लिन नेचर के होंगे। फिर अगर इनके चौथे घर में जाएं तो वहां पे नंबर 12 लिखा है, मतलब जुपिटर का साइन। मतलब कि इनकी माँ वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति की हो सकती हैं, और उनसे ही शायद इनके अंदर ये धर्म वाले सारे गुण आए हों। फिर उसके नेक्स्ट हाउस में अगर हम जाएंगे, 5th हाउस, जो कि संतान का भी घर है, तो उसके अंदर नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 यानी एरिस या मार्स की राशि। तो वो काफी एनर्जेटिक इनके चाइल्ड हो सकते हैं, उनको खेलना कूदना इन सब चीजों में बहुत मन लगता होगा। जैसे इन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है, वैसे ही उनके अंदर भी एक एक्सप्लोरर के गुण आ सकते हैं। फिर अगर हम 6th हाउस में जाएं तो वहां पे नंबर 2 लिखा हुआ है। 6th हाउस में नंबर 2 का मतलब है कि इन्हें जो है दूसरों की मदद करने से शायद पैसा आ सके, दूसरों के प्रॉब्लम से निकालने में किसी भी तरीके से, जब ये किसी के दुश्मनी से इन्हें बचाएंगे या फिर जब भी किसी की मदद करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब जाके इन्हें पैसा आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हाउस में नंबर 3 है, मतलब इनके पार्टनर जेमिनी पर्सनालिटी के होते हैं, और जेमिनी एक छोटे बच्चे की तरह होता है,
और ये गुरु हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि इनके जो भी पार्टनर होंगे वो एक बच्चे जैसे इनके शिष्य के समान बन जाए, और वो एक बहुत ही एनर्जेटिक और कम्युनिकेटिव राशि है। इसीलिए ये वो इनके जो भी पार्टनर होंगे उन्हें घूमना फिरना, मौज मस्ती करना बहुत पसंद होगा, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे। फिर अगर उसके नेक्स्ट हाउस में हम जाएं, एट्थ हाउस, वहां पर नंबर 4 आ जाता है। मतलब वहां थोड़ी सी दिक्कत है, इमोशनली ये थोड़ा परेशान हो सकते हैं, बट जहां पर भी कैंसर रहता है वहां से आपको अच्छा भी लगता है। तो इसका मतलब है कि आपको ये अकल्ट और डीप नॉलेज ये सब लेने में आपको खुशी मिले। इनके 9th हाउस में नंबर 5 का साइन है, मतलब इनकी सोल, आत्मा, ये सब धर्म से जुड़ी हुई है। इनके 10th हाउस में 6 है, वर्गो साइन, मतलब ये काफी क्रिटिकल है अपने काम को लेकर के और सही तरीके से करना चाहते हैं। दूसरों को सर्व करना, हेल्प करना इनको पसंद है। फिर अगर हम इनके 11th हाउस में जाएं, तो वहां पे नंबर 7 लिखा हुआ है। तो इनके दोस्त काफी हो सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस दोस्तों का भी होता है, और वहाँ 7 लिब्रा का साइन जो कि दोस्ती करने में इनको मदद करेगा, तो काफी दोस्त इनके हो सकते हैं। फिर इनके नेक्स्ट हाउस 12th हाउस में जाएंगे, तो वहां पे नंबर 8 का साइन है। स्पिरिचुअलिटी से इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। किसी के भी चार्ट में जहां पर भी सैजिटेरियस की राशि होती है, वहां से वो एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। किसी का भी सूर्य जब सैजिटेरियस में चला जाता है तो वो उनकी आत्मा को पवित्र कर देता है। ये एक डुअल साइन है और एक फायर जोडियक साइन है। इसका मतलब इनके अंदर आग रहती है और काफी गुस्सा भी इनको आ सकता है, बट ये नॉर्मली कभी गुस्सा करते नहीं है। जब इन्हें आता है तब वो बहुत ज्यादा आता है। अगर धनु लग्न के हम लोग चिन्ह को देखेंगे तो आधा घोड़ा आधा मनुष्य, और हाथ में एक तीर कमान को लिया हुआ। घोड़ा रिप्रेजेंट करता है इनके अंदर की ताकत, फुर्ती को, और साथ ही मनुष्य तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। तीर कमान मतलब ये एक लक्ष्य को लेके चलते हैं, और लक्ष्य को साधना इन्हें पसंद होता है। और अगर इनको इनका लक्ष्य ना भी मिले तो ये बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, ये फिर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग काफी लकी होते हैं। और अगर आपके सैजिटेरियस में, जहां पर भी सैजिटेरियस बैठा हो, लग्न में बैठा है तब भी और कहीं पर भी, वहां पे अगर शुभ ग्रह हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप आध्यात्म इन सब चीजों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो आप बेकार दूसरों की बातों को जानने में उत्सुक रहेंगे। इनके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है, और दिमाग से ज्यादा ये दिल से चलते हैं। लोग आसपास वाले इनके बारे में क्या सोचते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर आप इनकी तारीफ करेंगे तो वो भी इन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसे ये लाइटली ही लेंगे। इन्हें रूटीन लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, और लव लाइफ में भी बहुत घनिष्ठता बनी रहे ये जरूरी नहीं है। ऐसे तो ये बहुत ही अच्छे हैं, बट बहुत अच्छे पार्टनर हो सकते हैं कि नहीं, ये एक डाउट का चीज है। क्योंकि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि कोई भी इन्हें कंट्रोल करे, किसी भी तरीके से इन्हें रोका टोका जाए, जिससे मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर इनका जुपिटर बहुत पॉजिटिव होता है तो ये लोग बिना किसी फायदे की दूसरों की मदद करते हैं, उनका तक करते हैं जो कि उस मदद के लायक भी ना हो, और उस मदद के चक्कर में ये अपना नुकसान भी कर सकते हैं। ये कभी भी अपना प्रॉब्लम दूसरों से शेयर नहीं करते जल्दी, और ये अपने प्रॉब्लम को खुद भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। काफी आशावादी होते हैं ये लोग, और फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल होते हैं। इन्हें आकस्मिक पैसा मिल भी सकता है और डूब भी सकता है, क्योंकि इनका सेकेंड साइन नंबर 6th हाउस में है, टॉरस का साइन, जिसका मतलब है कि अचानक पैसा आ तो सकता है लेकिन जा भी सकता है। इसलिए इन्हें ऐसे चीजों में ज्यादा नहीं लगना चाहिए जैसे कि पैसा जहाँ पे डूबने का चांस बने। इन्हें कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पे एक स्थिर स्रोत से पैसा आए। ये आसपास के लोगों के लिए एक ध्यान का केंद्र भी रहते हैं। इनके लिए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लोग अपने परिवार की परंपरा को तोड़ भी सकते हैं। अगर इन्हें सही ना लगे तो ये अपने माँ बाप की बातों को भी नहीं मानेंगे। इनके स्वामी जुपिटर हैं, इसलिए अगर ये लोग ध्यान करें, साधना करें, अपने लाइफ में धर्म को स्थान दें तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे। किसी का भी शादी किस तरीके का होगा ये 9th हाउस से देखा जा सकता है। शादी 7th से, पर शादी समारोह को 9th से देखते हैं। तो आपके 9th में अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं तो मतलब आपकी शादी बहुत अच्छी तरीके से होगी। वहां बहुत अच्छे प्लैनेट्स नहीं है तो शादी के समय, शादी होते वक्त दिक्कतें आ सकती है। यह दैनिक जीवन की राशि नहीं है, यह एक नैतिकता की राशि है। आखिरी 4 राशि जो कि है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेज, ये चारों राशि बहुत ही अलग तरह के होते हैं पहले की सारी ही राशियों से। इन चारों राशियों को महाशक्ति द्वारा रूल किया जाता है। इस पे नॉर्मल रूल्स लागू नहीं होते, क्योंकि अब हम लोग जीवन और मृत्यु से परे की बात कर रहे हैं।
मृत्यु तो अष्टम घर से ही देखा गया, अब तो हम नवम घर पे पहुंच चुके हैं। इसलिए अब हम लोग जीवन के उच्च उद्देश्य की चर्चा करेंगे, धर्म की, अध्यात्म की। जहां भी धनु राशि है आपके चार्ट में, वहां आपने कुछ बहुत ही डिफरेंट किया है अपने पिछले जन्मों में, जो कि मृत्यु से भी परे हो। यहाँ शक्ति केवल शिक्षा या क्षमता से नहीं, खुद भगवान के द्वारा मिलती है। एट लास्ट, सैजिटेरियस एक बहुत ही अच्छी और धार्मिक राशि है। ये लोग किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते हैं, अपना नियम खुद डिसाइड करते हैं और एक एक्सप्लोरर हैं, जिंदगी को खुल के जीते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लग्न, कैप्रिकॉर्न लग्न की चर्चा करने वाले हैं। तो कैसे जानेंगे कि आपका लग्न कैप्रिकॉर्न है या नहीं? इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अपना असली डेट, टाइम और प्लेस डाल के फ्री में अपनी कुंडली बना सकते हैं। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 10 लिखा हो, ये आपका फर्स्ट हाउस है, अगर यहाँ नंबर 10 लिखा है तो आप एक कैप्रिकॉर्न लग्न के पर्सन हैं। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है तब भी ये वीडियो आपसे मैच करेगी। ये आसान साइन नहीं है, यहाँ आपको धैर्य बनाना पड़ता है। ये शनिदेव का साइन है, मतलब हार्ड वर्क आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है और आपका कोई भी काम धीरे धीरे ही करके बन पाता है। कालपुरुष की कुंडली में कैप्रिकॉर्न 10th हाउस का साइन है और 10th हाउस हमारे करियर का हाउस है, मतलब इनके लिए इनके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इनका करियर होगा। कैप्रिकॉर्न को एक मगर के रूप में बतलाया जाता है, जिसके अंदर काफी धैर्य होता है और वो पेशेंटली अपने शिकार का वेट करता है। इसी प्रकार से कैप्रिकॉर्न लग्न वालों को भी अपनी लाइफ में काफी पेशेंस और डिसिप्लिन को लाना पड़ता है, क्योंकि ये एक शनिदेव का साइन है। इसीलिए इनको अपने लाइफ में बहुत ही अधिक हार्डवर्क करना पड़ता है। यह एक बहुत ही क्रूर साइन है, जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ना, महान बनना तो सिखाता है, बट इसके लिए आपको बहुत अधिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि यदि आप दबाव को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो आप कभी महान नहीं बन सकते। महानता उन्हीं के पास आती है जो अपमान, विश्वासघात और बाधा सबसे डील करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। जब भी अपने लाइफ में ग्रो करेंगे तब आपके दुश्मन बढ़ेंगे, बट अब यहाँ पे आप धरती पे दूसरों को खुश करने नहीं आए हैं, अपने लाइफ को अच्छा बनाने आए हैं। इसीलिए ये सोचना छोड़ के कि दूसरे लोग आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है। ये एक अर्थ साइन है, मतलब यहाँ स्टेबिलिटी रहती है और 10th एक कर्म स्थान है, इसलिए इन्हें तभी जाके इज्जत मिलेगी जब ये अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएंगे। और जब एक सच्ची क्षमता वाले व्यक्ति किसी पद पे पहुंचते हैं तब उस पद का मूल्य बढ़ जाता है। और क्योंकि आपके लॉर्ड शनिदेव हैं, तो जब तक आपके अंदर असली क्षमता होगी नहीं, आपको वो उस पद पे पहुंचने ही नहीं देंगे। आपको अपने काम में द बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। इसीलिए कैप्रिकॉर्न के साइन में मार्स एग्जॉल्ट कर जाता है, क्योंकि मार्स को सिर्फ एक्शन लेना आता है। और जुपिटर कैप्रिकॉर्न के साइन में डेबिलिटेट कर जाता है, क्योंकि जुपिटर अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, जिस वजह से लोग इनका काफी फायदा उठाते हैं। पर धीरे धीरे जब इनको ये समझ में आता है कि लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, फिर ये काफी चतुर चालाक बन जाते हैं और बाद में जुपिटर कैप्रिकॉर्न वाले भी बहुत ही अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं। अच्छे एडवाइजर, अच्छे टीचर, ये सब ये बन सकते हैं। और साथ ही किसी के ही बिजनेस में अगर जुपिटर कैप्रिकॉर्न वाले जुड़ जाएंगे तो उनके बिजनेस में 4 चांद लगा देंगे। कैप्रिकॉर्न वाले लोग काफी डिसिप्लिन होते हैं। ये लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बट अंदर से इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, क्योंकि इनके चार्ट में सूर्य देवता अष्टम घर के स्वामी होते हैं और सूर्य देव आपके सोल हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी हो, आपको उसके लिए वर्क करना पड़े। इनके सेकेंड हाउस में 11 नंबर साइन है, जो कि शनिदेव का ही साइन है, लेकिन 11 एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइन है। इसका मतलब है इनकी फैमिली में इंटेलिजेंट लोग होंगे, जो कि नई विचारधारा रखते हों, दुनिया से अलग सोच रखते हों, ऐसे लोग हो सकते हैं। थर्ड हाउस में जुपिटर का साइन है, इसका मतलब इनके छोटे भाई बहनों के ऊपर गुरु की कृपा रहती है। फोर्थ हाउस में मार्स का साइन है, मतलब इनके घर के अंदर एक स्ट्रिक्ट माहौल रह सकता है। फिर इनके फिफ्थ हाउस में, वहां पे नंबर 2 टॉरस का साइन है। नंबर 5 और नंबर 10 इन दोनों ही हाउस को इनका शुक्र ही रूल कर रहा है, इसलिए फिफ्थ हाउस भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां से भी ये मनी गेन करते हैं, मतलब
संतान के आने से भी इनके लाइफ में इनकम गेन हो सकता है। फिर अगर हम 6th हाउस में जाएं तो वहाँ पे नंबर 3 है कम्युनिकेशन का साइन, जेमिनी, मरकरी। मतलब ये लोग अपने दुश्मनों से मरकरी के तरीके से अर्थात अपने दिमाग से और अपने कम्युनिकेशन के तरीके से लड़के जीत सकते हैं। इस वजह से ये लोग एक बहुत ही अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। इनके 7th में कैंसर का साइन है, इसलिए इनकी इच्छा रहती है कि इनके पार्टनर इनका केयर करे, इनका इमोशनली कनेक्ट हो। 8th हाउस में सन होता है, जिस वजह से इनका सेल्फ स्टीम अप डाउन होता रहता है। इस पे इन्हें थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। इनके 9th में वर्गो का साइन है, मतलब ये आसानी से किसी भी चीज को जल्दी बिलीव नहीं करेंगे। हायर नॉलेज पे इन्हें डाउट रहेगा, इन्हें हर चीज के लिए थोड़ा प्रूफ चाहिए होगा। इनके 10th में वेनस का साइन आता है, फिर से लिब्रा का। इन्हें वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की जरूरत है क्योंकि लिब्रा एक बैलेंस का साइन है। 11th में इनके नंबर 8 का साइन है, जो कि स्कॉर्पियो या सीक्रेट का साइन है। मतलब ये अपने लाइफ में गेम्स को लेकर के काफी सीक्रेटिव रहते हैं। 12th में नंबर 9 या सैगिटेरियस का साइन है, मतलब ये काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न एक ऑथोरिटी का साइन है। यहाँ पे मार्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं क्योंकि ये आपका वर्क कंप्लीट करके ही रहते हैं। कैप्रिकॉर्न में मार्स और सन दोनों ही बेस्ट है। इन लोगों को आप जितना गाली देंगे ये उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगर कैप्रिकॉर्न में सैटर्न का साइन है, तब तो ये किसी भी काम में बहुत दिन तक लगे रहेंगे जब तक कि इन्हें उस चीज में परफेक्शन हासिल नहीं हो जाता। राहु भी कैप्रिकॉर्न में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कोई भी प्लैनेट जो कि थोड़ा सा हार्ड पर्सनैलिटी का है, वो सब यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है। मरकरी, ये इन्हें बेस्ट लॉयर बनाते हैं। मरकरी कैप्रिकॉर्न वाले ये लोग ऊपर से तो बहुत ही स्ट्रांग दिखते हैं, बट अंदर से ये काफी भोले भाले और सीधे इंसान होते हैं। इन्हें बचपन से ही काफी जिम्मेदार समझा जाता है और इनके ऊपर बहुत अधिक जिम्मेदारी लाद दी जाती है, जो कि इनके लिए संभालना भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए कैप्रिकॉर्न में एक बकरे को भी दिखलाया जाता है, क्योंकि लोग बकरे की बलि देते हैं। उसी प्रकार से इनके ऊपर इतना काम रहता है कि ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये लोग अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम दूसरों के ऊपर कुर्बान कर देते हैं। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, सबके ऊपर ये अपना सब कुछ ही कुर्बान करते हैं। इसीलिए इन्हें कुर्बानी का बकरा भी कहा जा सकता है। पर इतने के बाद भी कैप्रिकॉर्न वाले पर्सन जल्दी कमजोर नहीं होते हैं। आफ्टर ऑल इनके अंदर शनि का तत्व है और शनि देव में बहुत ही धैर्य और बहुत साहस है। ये कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। बहुत ही अधिक पेशेंस है इनके अंदर। ऐसा हो सकता है कि इनके जन्म के समय इनकी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी ना रही हो, धन के मामले में या किसी भी मामले में। फिर बाद में ये अपने संघर्ष से एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ये खुद को थोड़ा सा अकेला अकेला महसूस करते हैं और जल्दी किसी के साथ भी घुल नहीं मिल पाते, इसलिए इनके घनिष्ठ मित्र बहुत कम होते हैं। आर्थिक मामलों में हमेशा ही इनका कोशिश रहता है कि अधिक पैसा खर्च ना करें। भले ही इनके पास पैसे की कमी ना हो, फिर भी ये जल्दी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। अपने से ज्यादा इनका खर्चा अपने परिवार, अपने बच्चों, इन पे होता है। इस वजह से ये अपने ही पैसों का बहुत अधिक लाभ नहीं उठा पाते हैं। बाहर लोग इनको कंजूस समझ सकते हैं क्योंकि ये खुद पे कभी खर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में उतने कंजूस होते नहीं है, बस ये खुद पे उतना खर्चा नहीं करना चाहते। अगर इनके फर्स्ट हाउस में, जहाँ पे कि शनिदेव का ही लग्न है, वहां पे अगर शुक्र, बुध, शनिदेव, राहु ऐसे प्लैनेट हो जो कि शनिदेव के मित्र हैं, तो इनके लिए बहुत ही आसान होता है। पर अगर शनिदेव के दुश्मन जो भी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि सूर्य देवता, मंगल देव, तब इन्हें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये लोग समाज सेवी भी होते हैं और अगर इनका लग्न अच्छा हो और इन पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तब ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, अपना नाम अच्छा बना सकते हैं। इनके 2nd हाउस में भी शनि देव ही हैं, इसीलिए धन खर्च करने में इन्हें थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब जरूरत ना भी हो तब भी ये पैसा को लेकर के बेकार का चिंता करते हैं। ये लोग जल्दी दूसरों पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए जल्दी धोखा भी नहीं खाते हैं। इन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। इनके 7th में मून है, जो कि कैंसर का साइन है, और हमने कैंसर के ऊपर एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम लोग इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे और साथ ही ऊपर आई बटन में भी हम उसका लिंक दे देंगे। परंतु कैंसर के लॉर्ड मून है और शनिदेव और मून एक दूसरे के दोस्त नहीं है, इसीलिए इन्हें मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर कितनी भी दिक्कत हो, मकर वाले लोग जल्दी तलाक नहीं लेते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं कि शादी को किसी न किसी तरीके से चलाया जाए, भले ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े, फिर भी ये लोग शादी को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। एट लास्ट ये लोग पैसा कमाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बस अपने हिसाब से खर्चा नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर ही अधिक खर्चा करते रहते हैं।
इनके लाइफ में डिसिप्लिन की कोई कमी नहीं होती है। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन इनकी लाइफ का मेन मोटो होता है। थैंक यू। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि एक्वेरियस लग्न या एक्वेरियस असेंडेंट पे चर्चा करेंगे। तो कैसे जानें कि आपका लग्न या असेंडेंट स्कॉर्पियो है या नहीं? इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर से अपना फ्री में कुंडली बनवा लें। इसके लिए आपको अपना करेक्ट डेट, करेक्ट टाइम और करेक्ट प्लेस डालना होगा और आपका कुंडली बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 11 लिखा हो, ये आपका फर्स्ट हाउस है और यहाँ पे अगर 11 लिखा हुआ है तो आप एक एक्वेरियस असेंडेंट के पर्सन है। अगर आपका मून साइन भी एक्वेरियस है तब भी ये वीडियो आपके लिए काम करेगी। कैसे होते हैं एक्वेरियस राइजिंग वाले पर्सन? इसका प्रतीक चिन्ह एक घड़ा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसका अर्थ है कि ऐसे लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, प्यासे को पानी पिलाना चाहते हैं और इसमें पानी भी हो सकता है, अमृत भी हो सकता है। बस ये लोग किसी भी तरीके से दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि शुभता का प्रतीक है और साथ ही ये आपके मानसिक विकास को भी बतलाता है। आपके रूलर शनिदेव हैं जो कि आपके अंदर एक मेहनती नेचर को डालते हैं और साथ ही को रूलर खुद राहु देव है जो कि खुद बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिनके कारण आपके अंदर भी इंटेलिजेंस भर भर के आ जाती है। और क्योंकि राहु देव हमेशा ही दुनिया से बाहर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, इसलिए आपके अंदर भी एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आती है, कुछ नया सोचना, कुछ नया इनोवेट करना। इसलिए साइंटिस्ट लोग मोस्टली एक्वेरियस राइजिंग या एक्वेरियस वाले नेचर के हो सकते हैं। उनके चार्ट में किसी न किसी तरीके से एक्वेरियस का प्रभाव अधिक हो सकता है या राहु देवता का, क्योंकि इसी तरीके से कुछ नया आइडियाज इनके मन में आ सकता है। ये लोग अपने पारिवारिक स्थिति अगर वो कमजोर है तो उसको तोड़ के आगे बढ़ना अच्छे से जानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह एक घड़ा है, इसलिए इनका स्वभाव भी पानी जैसा हो जाता है। वैसे तो ये अपने बात पे फिक्स रहते हैं बट कभी कभार पानी की तरह बदल भी सकते हैं। ये लोग कभी भी अपने आगे आए मुसीबत को देख के घबराते नहीं हैं, बल्कि दूसरी तरफ से रास्ता बनाना जानते हैं। इनके बारे में कोई भी श्योरिटी से कुछ भी नहीं बता सकता है और अगर ये अपने अस्थिर स्वभाव को समझ जाएं और उसको एक्सेप्ट कर ले तो ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उनका इतना अस्थिर स्वभाव होने का कारण है उनके 6th हाउस में कैंसर का साइन होना, क्योंकि कैंसर मून का साइन है और वो बदलाव लाते रहता है और 6th हाउस आपके रोग, रिपू, ऋण, एवरीडे की प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। ये लोग सामाजिक स्थिति और धारणाओं से आगे बढ़ के सोचते हैं। मतलब अगर समाज इन्हें किसी चीज के लिए रोकता है तब तो ये काम वो और ज्यादा करना चाहते हैं। जैसे अगर किसी को ये कहा जाए कि आपको अपनी सोसाइटी से बाहर शादी नहीं करनी है और अगर वो एक्वेरियस राइजिंग है या उनके अंदर एक्वेरियस का तत्व बहुत ज्यादा है, तब वो पक्का अपने से बाहर जाकर के ही शादी करना चाहेंगे, क्योंकि वो किसी भी धारणा को तोड़ने में अधिक विश्वास रखते हैं। ये लोग समय से आगे चलने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी चीज को बस आंख बंद के मान नहीं लेते कि सबको ये कह रहा है इसीलिए उस चीज को मानना ही पड़ेगा। नहीं, जब तक इन्हें विश्वास ना हो जाए कि उस चीज में कुछ सही है तब तक ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोग इन्हें सन की भी समझ सकते हैं। बहुत सारे हिपीज जो कि थोड़ा अलग टाइप से ड्रेसअप करते हैं, अलग बाल रखते हैं, वो सब मोस्टली कुंभ लग्न के हो सकते हैं। कोई उनके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता। इनके स्वामी राहु देव इनके अंदर ऐसी सोच डालते हैं। साथ ही राहु देव बहुत ही मॉडर्न और नए ख्यालातों वाले, इसी वजह से पुराने बंधनों को तोड़ना इनका काम है। अभी जो समय चल रहा है यह कुंभ का समय है, क्योंकि अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू रिवोल्यूशन हो रहा है, एआई में नया क्रांति आ रहा है। ये सब कुछ एक्वेरियस का ही तत्व है। उनके माइंड में नए नए आविष्कार आते रहते हैं, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज आते रहते हैं। अगर आप कभी एक्वेरियस पर्सन के साथ डेट पे जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि अचानक ही खाते खाते इनके मन में नया आइडिया आ सकता है। ये लोग काफी फेमस भी हो सकते हैं, पर इनकी मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनका ऑपोजिट साइन जो है नंबर 5 है, जो कि लियो का साइन है। लियो खुद ही एक ऑथोरिटी और एक डोमिनेंस को दिखलाता है और ये लोग किसी के भी कंट्रोल में आते नहीं है, किसी की भी बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। इससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हमने लियो राइजिंग पर वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के लास्ट में भी दे देंगे और ऊपर आई बटन में भी हम लोग डाल देंगे, आप उसको क्लिक करके चेक कर लीजिए। कुंभ लग्न के लॉर्ड शनि देव हैं और लियो के सूर्य देवता, और इन दोनों में आपस में खुद ही नहीं बनती, इसलिए भी इनके मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। और अगर इनका सूर्य भी थोड़ा कमजोर हो तो पिता से भी इनको दिक्कत आ सकती है। इनके 3rd हाउस में नंबर 1 का साइन है,
जिस वजह से इनको अपने भाई बहनों से भी थोड़ा सा इशू रह सकता है। इनका सेकेंड और 11th हाउस दोनों सेम है, और जो कि जुपिटर का साइन है, जिसकी वजह से इनके फाइनेंस में कभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 12th में इनके शनिदेव का साइन है, नंबर 10, जिस वजह से पैसा आने में थोड़ी देरी तो हो सकती है, बट जल्दी खोएगा नहीं। ये लोग ज्यादा कंजूस नहीं होते हैं, खुले दिल से खर्चा करना जानते हैं और दूसरों की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। 36 के एज के बाद इनके लाइफ में काफी चेंजेस भी आ सकते हैं, और इनका अगर सैटर्न बहुत मजबूत है तो वो सारे चेंजेस बहुत पॉजिटिव होंगे। ये लोग किसी भी मुश्किल स्थिति से डरते नहीं है और किसी भी नए अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने भी नहीं देते। अगर इनके एक्वेरियस में जुपिटर हो तो फिर जो है इनको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाता है। ये काफी रहस्यमयी राशि है। आफ्टर इनके रूलर खुद राहु देव हैं। ये आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इनके सेकेंड हाउस में नंबर 12 का साइन है, मतलब इनके जो भी फादर होंगे या फैमिली होगा वो एक प्रीचर हो सकता है, एक गाइड, एक गुरु इस टाइप का फैमिली होने का चांस है, क्योंकि पाइसिस इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस में मार्स, तो ये बहुत अच्छा या बहुत बुरा डिपेंड करेगा इनके मार्स की स्थिति पे। अगर मार्स इनका अच्छा है तो ये अच्छा भी हो सकता है, मार्स बुरा है तब अपने भाई बहनों से इनका झगड़ा ज्यादा होगा। फोर्थ में इनका टॉरस का साइन है, मतलब बाद में ये बहुत बड़ा घर बना सकते हैं अपना। फिफ्थ में नंबर 3 आता है, जिसका मतलब है कि इनके बच्चे काफी समझदार और इंटेलिजेंट हो सकते हैं। सिक्स्थ में इनके मून का साइन है, जो इनके लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन ला सकता है। 7 में लियो, मतलब इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि इन्हें दुनिया को दिखा सके। इनके पार्टनर काफी एग्रेसिव भी हो सकते हैं, बट इनको वो शो ऑफ वाला चीज भी चाहिए इनके अपने पार्टनर में। और अगर इनका सन पॉजिटिव है तो ऐसे पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि इनको काफी मोटिवेट करे और इनको आगे बढ़ने में हेल्प भी करे। इनके 8th हाउस और नंबर 6 का साइन है, मतलब ये अपने ज्वाइंट एसेट्स, इन लॉज, इन सब के साथ बहुत इंटेलिजेंट रूप में बिहेव करते हैं। ज्वाइंट एसेट्स इनके सही से रहते हैं, अपने इन लॉज के सामने अच्छे तरीके से खुद को पेश करना जानते हैं। 9th हाउस में इनके नंबर 7 का साइन है, मतलब कि किसी भी चीज बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, इन्हें अपने ज्ञान को बैलेंस करना अच्छी तरीके से आता है। इनके 10th में स्कॉर्पियो का साइन है, मतलब ये अपने वर्क लाइफ में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और किसी को भी जल्दी आगे बढ़ने नहीं देंगे अपने सामने। इनके वर्क लाइफ वाले हाउस में भी मार्स है, और साथ ही साथ मार्स इनके 3rd हाउस को भी रूल कर रहा है, इसलिए ऐसे वर्क में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहाँ के बोलने की जरूरत है, या मीडिया में, या कुछ लिखने के लिए वैसे भी एक नई सोच रहती है, तो ये अच्छे राइटर बन सकते हैं। जो भी मरकरी का तत्व होता है, लिखना, बोलना, तो उसमें ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। 11th में इनके खुद जुपिटर है, जो कि सेकंड का भी लॉर्ड है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा गेन्स लाइफ में जमा कर सकते हैं। इनको पैसों को लेके ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 12 में सैटर्न है, जिस वजह से इनका मनी लॉस कभी बहुत ज्यादा नहीं होगा। हाँ, पैसा आने में थोड़ी टाइम लग सकती है, बट जब आएगा तो बहुत ही अच्छा और सॉलिड आएगा। तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। इन्हें डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, इन सब टाइप के शोज में बहुत इंटरेस्ट आता होगा। जब लोग अकेले रहते हैं तब नई नई आइडियाज ज्यादा आता है, इसीलिए एक्वेरियस वाले लोगों को भी कभी कभार अकेले रहना बहुत पसंद भी आता हो, क्योंकि उसमें उन्हें कुछ नया चीज दिमाग में अचानक से आता है। ये लोग दुनिया को दूसरों के लिए आसान बनाना चाहते हैं, इन्हें कोई दूसरा एक्वेरियस ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। लाइफ में रिवॉल्यूशन, समाज में रिवॉल्यूशन लाने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए, कोई प्रथा जिससे सबको दिक्कत हो रही हो उसको बंद करवाने के लिए एक्वेरियस की जरूरत होती है। एट लास्ट एक्वेरियस एक बहुत ही अच्छा, एक रिवॉल्यूशनरी साइन है, और साथ ही एक साइंटिफिक माइंडेड भी। इनके बिना दुनिया में कुछ भी नया आया नहीं होता। अभी भी हम लोग बहुत ही पुराने जमाने में जी रहे होते अगर एक्वेरियस का साइन होता ही नहीं तो। धन्यवाद। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लग्न यानी कि पाइसिस लग्न की चर्चा करेंगे, और ये हमारे लग्न सीरीज में आखिरी लग्न है, क्योंकि ये आखिरी 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे जानेंगे कि आप पाइसिस राइजिंग हैं या नहीं? इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, इस पे अपना सही डेट, टाइम और प्लेस डाल के अपनी कुंडली बनवा लें। उससे आपको अपना कुंडली मिलने पे फर्स्ट हाउस को आपको चेक करना है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 12 लिखा है तो आप पाइसिस हैं। ये आपका फर्स्ट हाउस है। अगर यहाँ पे नंबर 12 लिखा हुआ है तो आप एक पाइसिस हैं। तो कैसे होते हैं पाइसिस राइजिंग वाले लोग? पाइसिस 12th हाउस का भी साइन है, जो कि मोक्ष का साइन है। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअली बहुत एडवांस होते हैं। ऑलरेडी इन्होंने 1 से लेके 12th हाउस सबको क्रॉस कर लिया है, और अब इनका टाइम आ गया है मोक्ष हाउस को क्रॉस करने का। अगर इस जन्म में उनके सारे कर्म सही रहे तो वो मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं।
जब तक आप अपने सारे कर्मों को खत्म नहीं करते, तब तक लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है। इसीलिए पाइसेस राइजिंग में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसका साइन दो मछलियां हैं जो एक दूसरे का पीछा कर रही हैं। एक का पूंछ जहां पर है, वही दूसरे का चेहरा भी है। ये काफी शांति की राशि है। ये उच्च धर्म का अनुसरण करती है। अगर बहुत अच्छे प्लैनेट्स आपके स्पाइसिस साइन में आ जाए, तो आप बहुत ही मुक्त विचारक होंगे, ज्ञान देने वाले होंगे। पाप ग्रह यहाँ थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। जहाँ भी आपके चार्ट में मीन साइन है, वहां से आपके सारे कर्म अंत होते हैं। मीन राशि अंतिम यात्रा का प्रतीक है। इसके बाद ये लोग मुक्त हो सकते हैं और खुद को परमात्मा से मिला सकते हैं। जब अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करते हैं, तभी जाके हमें मुक्ति मिलती है और एक आत्मा परमात्मा से मिल पाती है। इस राशि में शुक्र खुद एग्जॉल्ट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सब चीजों का त्याग करना है, अपनी सारी संपत्तियों का भी त्याग करना है। मीन एक बहुत ही मुश्किल राशि है, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ समर्पित करना होगा। बुध यहाँ पे नीच हो जाता है, क्योंकि वर्षों से प्राप्त किया गया ज्ञान यहाँ आपको छोड़ना पड़ सकता है। मीन राशि वाले लोग जिसे ही पसंद करते हैं, उसे काफी पूजनीय मान सकते हैं, भले ही सामने वाला इंसान उस लायक हो या ना हो। इस वजह से कई बार मीन राशि वालों को धोखा भी मिलता है। इनका दृष्टिकोण गलत हो सकता है और इन्हें बेवकूफ बनाया भी जा सकता है। ये लोग अपने फैसले दिमाग से नहीं, दिल से ज्यादा लेते हैं। इन्हें अपने माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है और सारी डिसीजन इमोशनली नहीं, थोड़ी से मेंटली भी लेनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लिंक नहीं होता। और अगर मीन राशि बहुत बुरे प्रभाव में आ जाए, तब ऐसे लोग नशापान भी कर सकते हैं। इन्हें अपने ही सही रूप को समझने में काफी समय लग सकता है। जैसे कि इसमें दो मछलियों का साइन है, जो हमने बताया था, जिसमें से एक मछली दूसरे की पूंछ के सामने एक का मुंह है और पहले वाले के मुंह के सामने दूसरे का पूंछ है। मतलब दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। मतलब इन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। पक्की धारणा बनाने में इन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, परंतु योग, साधना, इन सब चीजों में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। चतुर्वर्ग चिंतामणि में मीन राशि को एक ऐसे व्यक्ति से दिखाया गया है जिसका रंग काला है, चेहरा मछली जैसा है, पेट थोड़ा मोटा है। ये दो मछलियों के ऊपर खड़ा है और हाथों में भी दो मछलियों को लिए पकड़ा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि इनके लाइफ में स्थिरता की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि मछलियां कोई स्थिर सतह पे नहीं होती हैं। मीन राशि वाले लोग खुद पर ही पूरा भरोसा नहीं कर पाते। इनके लॉर्ड जुपिटर है, जो इनके कर्म स्थान पर भी है। इसलिए इन्हें आर्थिक परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये विश्वास करे तो भगवान खुद ही इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। इनकी आम जरूरतें आसानी से पूरी होती है। इन्हें संतोष रखना पड़ता है। अगर ये बहुत बड़ा एम रखे तो उसे पूरा होने में इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ये खुद को भाग्य के सहारे छोड़े तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर इनकी बेटियां हैं तो बेटों के मुकाबले और भी अच्छा कर सकती हैं। इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि इनके ऑपोजिट बुध का साइन है और बृहस्पति देव थोड़ा ज्यादा इन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं और बुध वाले लोग थोड़े ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये लोग हर चीज को इमोशनली सोचते हैं और वो हर चीज में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, जिस वजह से दोनों की कंपैटिबिलिटी में थोड़ा इशू आता है। ये एक जल तत्व की राशि है, इसलिए इन्हें आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इनके दोस्त काफी अच्छे हो सकते हैं। किसी भी मुश्किल सिचुएशन में ये लोग बहुत जल्दी घबराते नहीं हैं, क्योंकि इनके लॉर्ड खुद जुपिटर है, जो इनके मन को शांत रखते हैं। अगर ये लोग वाटर रिलेटेड कोई भी काम करे तो उनमें इन्हें बहुत सक्सेस मिल सकता है। साथ ही अगर ये ज्ञान का प्रचार करे तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें खुद को अकेले रहना, डे ड्रीमिंग करना और साधना में रहना, ये सब बहुत पसंद आता है। इनके सेकेंड हाउस में मार्स का साइन है, मतलब इनकी फैमिली काफी डिसिप्लिन्ड है। अगर इनके चार्ट में मार्स पॉजिटिव है तो फिर वो लोग काफी ज्यादा खेल कूद, एक्शन ओरिएंटेड ऐसे हो सकते हैं। अगर मार्स नेगेटिव है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इनके फादर एक ऑथोरिटी फिगर हो सकते हैं। और सेकेंड हाउस बोली का भी होता है, मतलब इनकी बोली में भी एक ऑथोरिटी दिखाई देगी। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, बट ये जब भी कुछ बोलेंगे तो थोड़ा अलग टाइप का बोलेंगे, जैसे यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में, आउटर वर्ल्ड के बारे में। इस सब तरह की बातें ये ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड और एथ हाउस दोनों को ही इनका वेनस रूल कर रहा है, तो एथ हाउस से रिलेटेड चीजें भी ये ज्यादा बोल सकते हैं। फोर्थ हाउस में मरकरी का साइन है, मतलब इनकी माँ इनसे बहुत बातचीत करती हैं, घर में कम्युनिकेशन का माहौल रहता है। फिफ्थ, वहां पे नंबर 4 का साइन है, मतलब इन्हें अपने बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्शन जरूर होगा। साथ ही पढ़ाई में भी ये बहुत आगे तभी बढ़ सकते हैं जब ये इमोशनली उस सब्जेक्ट चूज करें। जबरदस्ती अगर इनके ऊपर कोई सब्जेक्ट थोपा जाए तो ये बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस सब्जेक्ट में। और मून थोड़ा मूडी साइन भी है, तो अगर उनकी इच्छा होगी तभी ही वो पढ़ाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सिक्स्थ में इनके
सूर्य देवता का साइन लियो साइन है, तो इन्हें कंट्रोल होना बिल्कुल पसंद नहीं होगा और अगर इन्हें कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे तो फिर ये सूर्य की तरह नाराज हो सकते हैं। 7th हाउस में नंबर 6 है, मरकरी का साइन है, जो कि काफी इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट साइन है। मतलब इनके पार्टनर काफी इंटेलिजेंट होंगे और फैमिली के चार्ज को ये अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। 8th हाउस में नंबर 7 यानी लिब्रा, जो बैलेंस की राशि है, उसका साइन है। तो ये लोग अपने इन-लॉज के साथ एक बैलेंस्ड बिहेवियर रखने की कोशिश करते हैं। फिर 9th हाउस में इनके स्कॉर्पियो का साइन है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी ज्ञान को डीपली सीखना चाहते हैं। हायर नॉलेज सीखने में इन्हें इंटरेस्ट होगा। 10th में नंबर 9 ये जुपिटर का साइन है, इसलिए अगर ये जुपिटर रिलेटेड काम करे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर बन जाए अगर, फाइनेंशियल एडवाइजर, फिलोसोफर। 11th में कैप्रिकॉर्न का साइन है, मतलब हो सकता है इनके दोस्त बहुत ज्यादा ना हो, पर जो भी होंगे अच्छे होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं। इनके 12th में 11 का साइन है, इसका मतलब है गेन्स आने में थोड़ा टाइम लग सकता है और फॉरेन लैंड से भी इन्हें काफी गेन्स मिल सकता है। एट लास्ट पाइसिस एक बहुत ही स्पिरिचुअल और समझदार साइन है। ये ऑलरेडी 1 से लेकर 11 तक के सारी चीजों को देख चुके हैं, इनकी आत्माओं ने सब कुछ से डील कर लिया है, अब इनका मोक्ष लेने का समय आ चुका है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।